फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 41। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C41। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि मैना स्टोन को महाद्वीप के आसपास के स्थानों से खनन किया जा सकता था, इसलिए वे प्राप्त करने योग्य थे, हालांकि महंगे थे। हालांकि जादुई पत्थर अलग थे। वे अत्यंत केंद्रित और परिष्कृत मैना के प्राकृतिक द्रव्यमान थे। यदि अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो वे किसी ऐसे व्यक्ति को भी जादूगर बना सकते हैं जिसने पहले कभी मैना महसूस नहीं किया हो। इस प्रकार मैना पत्थरों की तुलना में जादुई पत्थर के उपयोग अतुलनीय रूप से विशाल थे। देवी के पास एक नहीं बल्कि 20 जादुई पत्थर थे। चूंकि वे काफ़ी बड़े थे, इसलिए महाद्वीप के जादूगर उन्हें बाजार में लाते ही उन्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लोग कहते थे कि जादूगर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। देवी इन जादुई पत्थरों में से एक को भी बेचकर बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने में सक्षम होगा। लेकिन मैं अब उन्हें नहीं बेच सकता। समस्या ये थी कि महाद्वीप पर ऐसा कुछ भी कभी नहीं खोजा गया था। महाद्वीप में ज्ञात एकमात्र जादुई पत्थर प्राचीन खंडहरों में पाए जाने वाले बहुत कम मात्रा में थे, और वे भी सैकड़ों प्लेटिनम सिक्कों के बराबर थे। अगर वह इन जादुई पत्थरों को अभी बाजार में उतारता तो देवी कई तरह की समस्याओं में फंस जाता। चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। नहीं, अब हमें सोचना होगा कि हम इनसे क्या कर सकते हैं। देवी ने फर्श पर पड़े गोलेम के शरीरों को देखा। वे उच्च प्रदर्शन वाले गोलेम थे जिन्हें अत्यधिक उन्नत कौशल का उपयोग करके बनाया गया था, इसलिए शरीर देवी को पैसे भी कमा सकते थे। वे जादुई पत्थरों से भी अधिक मूल्यवान हो सकते थे। यह अविश्वसनीय था कि ऐसे निर्जन ग्रामीण क्षेत्र में 7 स्थल छिपे हुए थे, क्योंकि कोई भी इस परित्यक्त और शापित भूमि पर जाना नहीं चाहता था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देवी ने एक बहुत बड़ा हॉल देखा। वाह! हॉल के अंदर का नज़ारा देखकर वह आश्चर्य से बोला, यह भी एक जादुई पत्थर था, लेकिन इसमें सब कुछ अलग था, यहाँ तक कि इसका आकार भी। यह अभिशाप का मूल है। ये वैसा ही था जैसा परसिक ने बताया था। देवी ने गोलेम के माथे से जो जादुई पत्थर निकाले थे वे सभी उसकी मुट्ठी के आकार के थे, लेकिन यह विशाल जादुई पत्थर अतुलनीय रूप से बड़ा था। ये लगभग 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा था, जिसका अर्थ था कि पूरा पत्थर अपने आप में एक जादुई पत्थर था। देवी को नहीं पता था कि यह कैसे किया गया था, लेकिन इसकी सतह पर अजीब अक्षर भी उकेरे गए थे। अगर यह पता चल गया तो यह सचमुच बहुत बड़ी बात होगी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह जादुई पत्थर इतना बड़ा और शुद्ध था कि इसकी खोज होते ही कई देश इसे पाने के लिए युद्ध करने लगे। अगर मैं यहाँ केंद्रित मन का उपयोग करने में सक्षम हूँ तो मैं 9 चक्र जादू मंत्रों के साथ जंगली दौड़ सकता हूँ। देवी ने पत्थर के अवास्तविक आकार और जटिलता पर उपहास किया। हालांकि अब इस बारे में सोचने पर इस जादुई पत्थर का आकार समझ में आया। यह इस विशाल क्षेत्र के वातावरण को नियंत्रित कर सकता था क्योंकि यह बहुत बड़ा था। ये राहत की बात थी कि अभिशाप केवल 5 वर्षों के लिए प्रभावी था। अगर देवी को ये जगह नहीं मिलती तो ये जगह सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक एक जीवित नरक बन जाती। आमतौर पर उच्च श्रेणी के जादूगरों के पास कुछ मंत्र होते थे जो प्रकृति को नियंत्रित कर सकते थे, जैसे कि वर्षा लाना। हालांकि इस क्षेत्र पर अभिशाप बहुत बड़े पैमाने पर था। जैसे ही देवी चुपचाप जादुई पत्थर के पास गया, उस पर अपना हाथ रखा और प्रीफिक्स का उपयोग करने के लिए अपने शैतानी मन को छोड़ा, बड़ी मात्रा में कोड ऊपर तैरने लगा। यह उस समय की तुलना में बहुत अधिक था जब उसने जमीन पर प्रीफिक्स का उपयोग किया था। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक प्रांत को सूखा देने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगता है कि इस भूमि में कुछ तो था। बोलते समय भी देवी बाहर से आने वाले असंख्य पत्रों को पढ़ने में व्यस्त था। उसे चिंता थी कि इस जगह की रक्षा करने वाला एक आखिरी रक्षक था, क्योंकि यह आखिरी हॉल था और वह इसकी चौड़ी दीवारों में से एक से मन का एक अजीब प्रवाह महसूस कर सकता था। हालांकि चूंकि बहुत समय बीत चुका था, ऐसा लग रहा था कि आखिरी रक्षा तंत्र सक्रिय नहीं हुआ था। हाँ, यह इस तरह की प्रणाली का उपयोग करके बनाया गया है। यह सेटअप देवी के लिए भी दिलचस्प था, जिसने जादू के सभी तरह के सिद्धांत सीखे थे। एक जादूगर के रूप में वह इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करना चाहता था। क्या आप इस पर पुनः काम कर सकते हैं? ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूं अगर मुझे पैटर्न मिल जाए। क्या ये यही है? देवी ने प्रीफिक्स कस्ट से रखी गई मैना व्यवस्था का एक हिस्सा पकड़ा और उसे घुमाया, और एक हल्की रोशनी उनके चारों ओर घूमने लगी। जैसे ही हिलती हुई मैना व्यवस्था समीकरण ने एक अजीब रोशनी का उत्सर्जन करना शुरू किया, परसिक की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हालांकि देवी अपनी आंखें अपने सामने की चमकदार रोशनी से नहीं हटा सका। वूश! हिलते हुए अक्षर धीरे धीरे शांत हो गए और हरे रंग की रोशनी से चमकने लगे। परसिक ने स्थिर अक्षरों को देखकर राहत की सांस ली, फिर देवी की ओर देखा। आपने क्या बदलाव किया? कुछ, देवी ने धीरे से हंसते हुए कहा। सूखा कुछ सालों तक चला था, है न? इसलिए मैंने पहले इस जगह को पानी दिया। ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय तक अवरुद्ध रहने से यह बारिश का तूफान बन गया है। संभवतः इस समय क्षेत्र पागल हो गया था। तारांकन। 2 मिलिशिया सदस्य गॉर्डन और फ्रीमैन ढीले ढाले ढंग से मरम्मत किए गए वॉचटावर से शांत भाव से महल के बाहर देख रहे थे।
जमहाई, शांति होना बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर गॉर्डन, सेग्न्यूर बाकी के गॉब्लिनों का वध क्यों नहीं कर रहा है? उन्हें ये सुखद अनुभूति हाल ही में मिली है। गॉर्डन के सवाल पर फ्रीमैन ने बस हंसते हुए किले की दीवारों के पीछे बंजर भूमि को देखा। उसने कहा, अरे, सेग्न्यूर के पास एक योजना है, और कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि यहाँ के सभी भूतों का वध कर दिया गया है। पहले तो वे देवी पर भरोसा नहीं कर पाए। ये स्वाभाविक था। रोवेन किंगडम में कुलीनों के सत्ता में आने के बाद कुलीनों द्वारा आम लोगों का शोषण और भी बदतर हो गया था। कोई भी कुलीन नहीं था जो इस देहात में निवासियों को परेशान करने के लिए आता, लेकिन वे अभी भी उन लोगों के संपर्क में थे जो बेहतर जीवन की तलाश में इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए थे। हालांकि वे आम लोग थे, लेकिन वे शाही प्रजा थे, न कि दास। जब क्षेत्र टूट रहा था तो राज्य ने उन्हें केवल कर छूट का लाभ दिया था। राज्य ने इस क्षेत्र को एक ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा कुछ नहीं माना, लेकिन निवासियों ने इस क्षेत्र को तब से अपना घर माना जब से बैरन एलिशाद ने प्रांत का प्रबंधन किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और जब यह क्षेत्र खत्म हो रहा था तो राज्य ने, जिसने वर्षों से इस जगह को छोड़ दिया था, एक नौसिखिए को यहाँ का शासक बना दिया था। जानकार बुजुर्गों ने कहा कि प्रथम राजकुमार देवी, नवनियुक्त शासक, शायद सत्ता की लड़ाई हारने के बाद पदावनत करके यहाँ भेजा गया था। अगर ऐसा था तो उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की बहुत संभावना है कि वह यहाँ आकर निवासियों पर अपना गुस्सा निकालेंगे। जाहिर है, निवासी चिंतित और परेशान थे। हालांकि वे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उस समय कई भूत प्रेत के हमले भी हुए थे, इसलिए उनके लिए किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था। फिर भूतगढ़ की दीवार पर चढ़ आए और कुछ निवासियों का अपहरण भी कर लिया। मिलिशिया के लिए भूत गांव पर हमला करना और निवासियों को बचाना मुश्किल था, और जब सभी ने हार मान ली थी तब देवी प्रांत में आ गया था। आकर्षक मुस्कान वाला वह लड़का सभी की उम्मीदों से थोड़ा अलग लग रहा था। कुछ लोगों ने सोचा कि प्रांत की स्थिति के बारे में सुनकर वह गुस्से में मिलिशिया सदस्यों को पीट सकता है। अगर वह वास्तव में ऐसा करता तो कुछ लोगों ने तो ये भी प्रतिज्ञा की थी कि वे उसके खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हालांकि प्रिंस देवी ने चुपचाप इलाके के चारों ओर देखा और उसने तुरंत देखा कि भूतों ने गढ़ पर हमला कर दिया था। वह बिल्कुल भी पागल नहीं लग रहा था। बेहद शांत चेहरे के साथ उसने मिलिशिया सदस्यों पर एक बम गिराया। मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। अपनी इच्छा से आक्रमण करो और अपने क्रोध को अपने ब्लेड पर हावी होने दो। फिर जब प्रिंस देवी ने एक भूत के सिर पर तीर से वार किया तो मिलिशिया ने एक चमत्कार देखा। वे उस वास्तविकता का वर्णन नहीं कर सकते थे जो वह उन्हें दिखा रहा था, सिवाय चमत्कार के। उसके हाथों से निकली पवित्र रोशनी ने उन्हें मजबूत किया था और मिलिशिया के सदस्यों को, जो हार मानने के कगार पर थे, अपहृत निवासियों को बचाने के लिए प्रोत्साहित किया था। शायद उस युवा लड़के ने उनके मन की बात पढ़ ली थी। उसने मिलिशिया के सदस्यों में जोश और प्रेरणा जगा दी थी, जो भूतों के साथ लगातार लड़ाई से थक चुके थे। जब तक मैं इस जगह का शासक हूं, हम एक परिवार हैं, और मेरा अपने परिवार के सदस्यों को व्यर्थ मरने देने का कोई इरादा नहीं है, राजकुमार देवी ने मिलिशिया सदस्यों का नेतृत्व करते हुए कहा था। राजकुमार देवी, जो चमत्कारी काम करने वाले शासक थे, ने मिलिशिया सदस्यों के छोटे छोटे समूहों को लिया और फिर से भूतों का वध किया, मानो वह उन्हें दिखा रहा हो कि यह केवल भाग्य नहीं था। हालांकि देवी ने शिकायत की कि वह कोई संत नहीं है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब निवासियों को नवनियुक्त युवा सेग्ना पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा है। उनके विचार उन्हें ईशनिंदा के लिए जेल में डाल सकते थे, लेकिन निवासियों का अपना मन बदलने का कोई इरादा नहीं था। यह स्वाभाविक था कि जो व्यक्ति उनकी आंखों के सामने चमत्कार करता था, उसे उस भगवान से ज्यादा विश्वसनीय माना जाता था जो सिर्फ उनकी निगरानी करता था। मिस्टर फ्रीमैन, यह अच्छी बात है कि हम सेग्न्यूर की बदौलत गोब्लिन से छुटकारा पा गए, लेकिन क्या इस क्षेत्र का कोई भविष्य है? ये कुछ ऐसा था जो सामान्य रूप से उसे क्रोधित कर देता, लेकिन फ्रीमैन आसानी से गॉर्डन को जवाब नहीं दे सकता था। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी जानता था कि यह क्षेत्र मर रहा था, चल रहा, कभी न खत्म होने वाला सूखा सब कुछ मृत भूमि में बदल रहा था, सिवाय गढ़ के जिसमें निवासी रह रहे थे। उन्हें यकीन था कि देवी, जो भगवान जैसी उपस्थिति के साथ आया था, इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। भले ही स्वामी एक संत हो, लेकिन वह स्वर्ग के नाराज होने और यहाँ बारिश न होने देने के बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर सूखे के कारण ये जगह सूख गई तो क्या हमें सचमुच यह इलाका छोड़ना पड़ेगा? यदि क्षेत्र समृद्ध होता तो वे पानी खरीद लेते, हालांकि वे गरीब थे और उनकी खेती का काम, जो उनका एकमात्र गौरव था, सूखे के कारण समाप्त हो रहा था। गॉर्डन की कड़वी आह सुनकर फ्रीमैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके लिए यही काफी था। सबसे असाधारण प्राणी भी निरंतर सूखे और मरती हुई जमीन के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। सूखे का असर अब आसपास के इलाकों पर भी पड़ने लगा था, जो कि एकमात्र ऐसी जगह थी जहां अभी भी बारिश हो रही थी। वे बता सकते थे कि घिनौना अभिशाप गढ़ पर आ रहा था, जो उनका घर कहलाने वाली एकमात्र जगह थी, पास के सूखते हुए मैदानों को देखकर, जहां अभी 1 साल पहले तक घास थी। और अभिशाप का असर गढ़ में भी फैलने लगा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 42। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C42। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
यह मानवीय शक्तियों से हल नहीं किया जा सकता। पुजारियों, जादूगरों और किमियागरों द्वारा शोध के उद्देश्य से इलाके में खोजबीन करने के बाद भी वे सभी अपना सिर हिलाकर चले गए, केवल इतना कहते हुए कि इस जगह पर एक बुरा, न टूटने वाला अभिशाप है। अधिकांश निवासियों ने शायद इस क्षेत्र के अपनी पिछली स्थिति में लौटने की उम्मीद खो दी थी। हाँ, लेकिन आप कभी नहीं जानते, हो सकता है कि स्वामी स्वर्ग को खुश कर दें और वे हम पर बारिश बरसा दें। मिस्टर गॉर्डन स्तब्ध रह गया। उसने फ्रीमैन को बुलाया, जो मजाक कर रहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर, अरे मैं तुम्हारी वजह से बहरा हो जाऊंगा। क्या वह अभी बारिश की बूंद थी? फ्रीमैन ने गॉर्डन की ओर देखा। ये कैसी बकवास कहानी है। जैसे ही फ्रीमैन ने अपना दुखता हुआ शरीर उठाया और लकड़ी के वॉच टावर से बाहर झांका, टपक, आसमान से कुछ ठंडा गिरा और उसके सिर से टकराकर बिखर गया। वे दोनों एक साथ जम गए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वे कुछ देर तक चुप रहे। टपकना। जैसे ही आसमान से ठंडे पानी की बूंदें गिरी, गॉर्डन ने अविश्वास में अपनी आंखें मली और उन्हें चौड़ा कर लिया। उसी समय फ्रीमैन और वह दोनों घुटनों के बल बैठ गए और अपने हाथ ऊपर करके झुक गए, जैसे कि वे किसी भगवान की पूजा कर रहे हों। कृपया इन दो मूर्खों को क्षमा करें जिन्हें संत पर विश्वास नहीं था। ओह सेगनोर, मुझे विश्वास है। आमीन। जैसे ही लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं की, आसमान से बारिश होने लगी, मानो स्वर्ग इसी पल का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस भयानक सूखे को रोक रहे थे जो इस जमीन को मार रहा था। टपक टपक पटपट। यह एक तेज बारिश थी जिसमें गरज के साथ बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान अपना सारा दुख बाहर निकाल रहा हो। 18 बस हल चलाओ, फिर पौधे लगाओ। ये खतरनाक समय है। ये सबसे खराब स्थिति है। ये जानकारी किसी और के नहीं बल्कि मार्क्विस पेलेट्रिस के हाथ लग गई। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये केवल समय की बात है कि कुलीनता का मजबूत बंधन टूट जाएगा और हवा में गायब हो जाएगा। रोवेन साम्राज्य के चांसलर और वास्तविक सत्ताधारी ड्यूक बरियाटा के ड्राइंग रूम में 4 या 5 व्यक्ति चेहरे पर उदासी लिए गहरी सोच में डूबे बैठे थे। हाँ, ये तो मार्क्विस पेलेट्रिस ही होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मार्क्विस पेलेट्रिस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ कुलीन वर्ग भी आसानी से नहीं उलझ सकता था। भले ही वह कुलीन वर्ग के विरोध में अकेला खड़ा था, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटा। वह उन कुछ लोगों में से एक था जो अभी भी राज्य के प्रति वफादार थे। हालांकि चूंकि उसने सार्वजनिक रूप से एक तटस्थ रुख बनाए रखा था, इसलिए कुलीन वर्ग उसे करीब से देख रहा था। अगर वे लड़ते तो एक पक्ष निश्चित रूप से गायब हो जाता, लेकिन जीतने वाले पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ता। ये तो वर्तमान स्थिति थी, लेकिन यदि मार्क्विस पेलेट्रिस के पास कुछ ऐसा होता जिससे कुलीन वर्ग का जीवन उसके हाथ में होता, क्या सबूतों को अनुपयोगी बनाने का कोई तरीका होगा? ड्यूक बैरिएटा के अनुचर काउंट प्रूम ने चिंता से पूछा तो उनके बगल में बैठे लंबी दाढ़ी वाले रईस ने आह भरते हुए जवाब दिया, ईमानदारी से कहूं तो शायद कोई रास्ता नहीं है। वह हम पर दबाव डाल रहा है, मानो वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। उदाहरण के लिए उसने पहले ही कुछ निम्न श्रेणी के कुलीन लोगों को बाहर करना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से हमारे दुश्मन छिपने की जगह से बाहर आने लगे हैं। चूंकि कोई स्पष्ट औचित्य नहीं था, इसलिए कुलीन वर्ग मार्क्विस पेलेट्रिस को रोक नहीं सका। ये तथ्य कि वे कुछ नहीं कर सकते थे उन्हें पागल कर रहा था। उनका समर्थन करने वाले निम्न श्रेणी के कुलीन वर्ग धन और शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन ये सच है कि उन्होंने हमारे सारे रहस्य ले लिए। सभी का ध्यान ड्यूक बैरिएटा की ओर गया, जिन्होंने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी और बोले। सभी का मानना था कि जानकारी को खुफिया गिल्ड के पास छोड़ना सबसे सुरक्षित होगा। खुफिया गिल्ड की छिपाने की क्षमता काफी अविश्वसनीय थी, और वह जानकारी ऐसी नहीं थी जिसे किसी की हवेली या गुप्त छिपने की जगह में छिपाया जा सके। डार्क मून से शुरू करते हुए सबसे असाधारण रूप से कुशल खुफिया गिल्ड, उन सभी को एक रात में लूट लिया गया, बिना किसी को पता चले। कुछ को इस हद तक नष्ट कर दिया गया कि वे अब काम नहीं कर सकते थे, और कुछ मुश्किल से ही टिके हुए थे। इतना ही नहीं, उनकी जानकारी मार्क्विस पेलेट्रिस को एक संगठित और सुसंगत तरीके से दी गई थी, जिसमें असली सबूतों के साथ रखी गई नकली जानकारी को छोड़कर। क्या ये मार्क्विस पेलेट्रिस का काम था? शायद नहीं। हालांकि ड्यूक बैरिएटा को पता था कि मार्क्विस एक बेहतरीन तलवारबाज है, लेकिन वह जानता था कि मार्क्विस के पास एक रात में सभी खुफिया गिल्डों को बिना किसी की नज़र में आए खंगालने का हुनर नहीं था। इसलिए वह निश्चिंत था, लेकिन हमें उस गुंडागर्दी करने वाले को ढूंढना होगा। हमें उन्हें ढूंढकर सजा देनी होगी। हाँ, हम इस तरह फंस गए हैं क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये निराशाजनक है। खुफिया गिल्ड ने संदेश भेजा है कि वे अब इस मामले में शामिल नहीं होना चाहते हैं। गिल्ड पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और अब वे काम नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि अगर हम उन पर हमला भी करेंगे तो भी मार्क्विस को कोई आपत्ति नहीं होगी? अगर कुछ भी हो तो इससे उसे हमारे पीछे आने का और भी कारण मिल जाएगा। जब सभी लोग इस पर बहस कर रहे थे तो एक महानुभाव ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तो महारानी क्या करने जा रही हैं? महारानी? हाँ, ईमानदारी से कहूं तो मैं उसे समझ नहीं पाया। प्रिंस डेवी को स्टिग्माटा दिया गया था। वह अभी भी एक नौसिखिया है जो पवित्र शक्ति का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकता।
चूंकि उसका स्टिग्माटा अस्थिर है और कलाई पर सामान्य स्टिग्माटा से अलग है, इसलिए यह एक दोषपूर्ण निशान के अलावा कुछ नहीं है। मार्क्विस रॉल्टिस, तो क्या हुआ अगर उसे कलंक लगा? पवित्र भूमि पहले से ही हमारे साथ मिलीभगत कर रही है, क्या वे उसे स्वीकार भी करेंगे? बेशक वे नहीं करेंगे, उसके पास कोई शक्ति भी नहीं है। महामहिम उस मूर्ख राजकुमार पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थीं। जिन लोगों पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए था वे थे महामहिम और मार्क्विस पेलेट्रिस। बाकी लोग चुपचाप मार्क्विस रॉल्टिस से सहमत थे। किसी ने भी ऐसा नहीं किया, लेकिन हर कोई रानी लिनेस के डेवी के साथ व्यस्त रहने से थोड़ा चिढ़ने लगा था। उनका रिश्ता, जो सालों से मजबूत था, एक राजकुमार की वजह से टूटने लगा था। उनके लिए डेवी सिर्फ एक कमज़ोर और शक्तिहीन राजकुमार था जिसे राजा ने भी छोड़ दिया था। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए मार्क्विस रॉल्टिस, मैं तो बस कह रहा हूँ। हाँ। ड्यूक बैरिएटा ने एक छोटी सांस ली और रॉल्टिस की ओर देखा, जो हताशा में अपना सिर पकड़े हुए था। फिर उसने कहा, यहाँ तक कि मार्क्विस पेलेट्रिस भी हमारे बंधन को तुरंत नहीं तोड़ पाएगा। हमें वापस लड़ना होगा, भले ही हमें कुछ चोटें लगें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये सही है। हालांकि हमें शीर्ष गुप्त जानकारी को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मार्क्विस पेलेट्रिस कुलीन वर्ग पर जानलेवा हमला करने की फिराक में था, इसलिए उनके लिए लापरवाही से काम करना बहुत खतरनाक था। अब उनके पास एक ही काम था, क्योंकि कुलीन वर्ग को सुरक्षित रखने वाले रहस्य अब उनकी जान के लिए खतरा बन रहे थे। ड्यूक बैरिएटा ने कहा, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए मार्क्विस रॉल्टिस। हाँ महामहिम, तैयारी कैसी चल रही है? हम आपके आदेश पर तुरंत तैयार हो सकते हैं। कृपया गुप्त रूप से तैयारी करें। जब तक हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाते, हम उन्हें कुछ भी करने का कारण नहीं दे सकते। मार्क्विस रॉल्टिस ने ड्यूक बैरिएटा की ओर चुपचाप सिर हिलाया। आप उस राजकुमार को बहुत कम आंक रहे हैं। ड्यूक बैरिएटा ने भौहें सिकोड़ लीं जब उसने देखा कि कुलीन लोग एक साथ हाथ में हाथ डाले आ रहे हैं। कोमा से बाहर आने के बाद से प्रिंस डेवी में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव आया था। ड्यूक बैरिएटा के लिए इस पर अपनी उंगली रखना मुश्किल था, लेकिन चांसलर के रूप में अपने वर्षों के अनुभव से उनकी सहज प्रवृत्ति उन्हें बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा प्रिंस डेवी को मारने के लिए भेजे गए डार्क मून के हत्यारे बिना किसी निशान के गायब हो गए। नहीं, ऐसा लग रहा था कि उनका ख्याल रखा गया था, न कि भाग गए। अगर वह सही था तो प्रिंस डेवी को समर्थन या शक्ति मिलते ही तुरंत अपने पंजे दिखा देंगे। फिर भी वह शायद हीन्स क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कर सकता। हीन्स क्षेत्र मौत की भूमि में तब्दील हो रहा था और महाद्वीप के जादूगर, कीमियागर या पुजारी भी इसकी बीमारी के पीछे का कारण नहीं खोज पाए। यहाँ तक कि डेवी, जिस पर ड्यूक बैरिएटा को कुछ छिपाने का संदेह था, शायद इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह ऐसे देहात में क्या करने जा रहा है जहाँ बारिश भी नहीं होती? चूंकि वह परिस्थितियों के कारण किसी को नीचे नहीं भेज सकता था, इसलिए ड्यूक बैरिएटा इस बात से अनजान रहा कि डेवी उस क्षेत्र में क्या कर रहा था। तारांकन, बारिश शुरू हो गई। सभी निवासी, जो जानते थे कि इसका क्या मतलब है, वे अपना काम रोककर बाहर भागे और अविश्वास में आसमान की ओर देखने लगे। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उन पर गिर रही पानी की बूंदें वास्तव में बारिश थीं, वे सभी खुशी से झूम उठे। हालांकि ज्यादातर निवासी बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे और बहुत कम संख्या में युवा वयस्क थे, लेकिन कुछ सालों में वापस आई बारिश ने सभी को बच्चों की तरह खुशी से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। उनके लिए बारिश सिर्फ पानी की आपूर्ति नहीं थी, बल्कि उम्मीद थी कि मरती हुई जमीन फिर से जिंदा हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से सूखे की वजह से जमीन मर रही थी। कई दिनों तक बारिश होती रही और पूरी सूखी जमीन भीगने के बाद रुकी। निवासियों के विपरीत, जो जश्न मना रहे थे, डेवी एक व्यस्त सप्ताह से गुजर रहा था क्योंकि उसे अन्य क्षेत्रों की देखभाल करनी थी। टिट्टर, डेवी को बारिश से तभी संतुष्टि मिली जब उसने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्राचीन खंडहर में कोड बदलने का काम पूरा कर लिया। तो आपने सब ठीक कर दिया? परसिके ने बात की, जबकि वह लगभग आधी नींद में थी। डेवी ने चुपचाप सिर हिलाया और बारिश में खड़ा हो गया। वह सिर्फ बारिश में खड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन इतने लंबे समय तक शुष्क हवा में रहने के बाद वह ठंडक को कुछ हद तक मिस कर रहा था। कुछ दिनों बाद रॉयल अटेंडेंट बर्निल और मिलिशिया लीडर मोनमिडर हेलियम के वाणिज्यिक शहर से क्षेत्र में वापस आए। चूंकि बर्निल के चेहरे पर हमेशा एक ही भाव रहता था, इसलिए वह वर्तमान स्थिति में बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, लेकिन मोनमिडर अलग था। वह इस तथ्य पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका कि वास्तव में मरते हुए क्षेत्र में बारिश हुई थी, और डेवी ने उसके जाने के बाद मिलिशिया के एक छोटे समूह के साथ आसपास के सभी भूतों को मार डाला था। नहीं, संभवतः वह वर्षा की खबर सुनकर जल्दी से जल्दी यहाँ वापस लौट आया होगा। यहाँ तक कि सफलतापूर्वक गॉब्लिनों का वध करना भी एक आश्चर्यजनक परिणाम था, क्योंकि क्षेत्र अच्छी स्थिति में नहीं था। लेकिन मिलिशिया नेता मोनमिडर इस तथ्य से अधिक आश्चर्यचकित था कि डेवी ने सभी निवासियों को बिना किसी चोट या हताहत के बचा लिया था। बेशक मोनमिडर अभी भी डेवी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन ये स्वाभाविक था, क्योंकि उसने इतने लंबे समय तक अकेले ही इस क्षेत्र का समर्थन किया था। ईमानदारी से कहें तो डेवी के लिए, जो मोनमिडर के बुरे पक्ष में था, सिर्फ एक हफ्ते में पूरी तरह से उसके अच्छे पक्ष में आना शायद मुश्किल था। हालांकि जब वह ये सुनेगा कि मैंने क्या किया तो वह शायद और भी अधिक सदमे में होगा।
देवी ने पिछले क्षेत्र की जलवायु को बदलने में सफलता प्राप्त करने के बाद लगभग 1 सप्ताह तक मौन रखा। क्या वह बस बैठा रहा और आराम करता रहा? वास्तव में नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 43। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C43। एड्स बाय पब फ्यूचर। वूश। देवी को अपने हाथ में चमक रहे मुट्ठी के आकार के पत्थरों में हो रहे बदलावों पर नजर रखने में 1 सप्ताह लग गया था। यह आश्चर्यजनक है। ये शक्ति कितनी केंद्रित है। यह विशाल जादुई पत्थर से निकला अभिशाप था जिसने भूमि को नष्ट कर दिया। हालांकि पहले से मौजूद किसी चीज से छुटकारा पाना लगभग असंभव था। इस प्रकार जादुई पत्थर जमीन से नमी को गायब नहीं कर रहा था, बल्कि यह वास्तव में अभिशाप को एक स्थान पर केंद्रित कर रहा था ताकि वह बच न सके। चूंकि इस क्षेत्र की अधिकांश प्राकृतिक शक्ति जमीन के नीचे गहराई में एकत्रित होती है, इसलिए यदि इसे सतह पर लाया जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और मुझे ऐसी शक्ति कहाँ मिलेगी? ऐसा नहीं था कि हजारों वर्षों से एकत्रित की गई शक्ति किसी काम की नहीं थी। हालांकि सूखी और रेतीली जमीन में अभी भी कुछ दरारें थीं, लेकिन यह इतनी स्वस्थ हो गई थी कि लोग सिर्फ 1 हफ्ते में ही साधारण फसलें उगा सकते थे। जमीन को जोतना जरूरी था क्योंकि यह अभी भी काफी कठोर थी, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं था। देवी के पास जो जादुई पत्थर था वह वास्तव में एक स्टेटस बोर्ड था। यह एक ऐसा उपकरण था जो उसे प्रत्येक क्षेत्र की जमीन में जड़े जादुई पत्थरों से जोड़ता था। इससे वह जब चाहे जमीन या जलवायु की स्थिति को देखने के लिए कनेक्शन का उपयोग कर सकता था। जानकारी की जांच करें। हालांकि यह अभी भी थोड़ा अस्थिर था, लेकिन वह प्रत्येक पत्थर की मैना व्यवस्था को दूर से बदलकर क्षेत्र की मौसम की स्थिति को भी बदल सकता था। आलस्य के कारण ही मनुष्य का विकास हुआ और उसने नई खोजें की। चूंकि हर बार प्राचीन खंडहर में जाना बहुत थकाऊ था, इसलिए देवी को अपनी उंगली के एक झटके से उसे बदलने का तरीका खोजना पड़ा। जादुई पत्थर की ताकत आश्चर्यजनक है, लेकिन आप भी जो इस प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं आश्चर्यजनक हैं। खैर, जादुई पत्थरों की रेंज अविश्वसनीय रूप से विस्तृत है। वे जितने बड़े होते थे उनमें उतनी ही अधिक शक्ति होती थी। चूंकि देवी के पास मुट्ठी के आकार का एक पत्थर था, इसलिए इसकी शक्ति अभी भी काफी महत्वपूर्ण होगी। मुझे लगता है कि मुझे फिलहाल अपनी बड़ी हुई जेब का इस्तेमाल करना होगा। उत्कीर्ण जादुई चक्र और उसमें लगे जादुई पत्थर की शक्ति से छोटी थैली, जो लगभग देवी के हाथ के आकार की थी, ने कुछ एकड़ जितना बड़ा स्थान प्राप्त कर लिया था। आप शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जो इन मूल्यवान जादुई पत्थरों का इतनी लापरवाही से उपयोग करते हैं। मैं संसाधनों को बर्बाद करने का इससे बेहतर तरीका नहीं सोच सकता। जैसा कि परसिक ने बताया, ये संसाधनों की बहुत बड़ी बर्बादी थी, लेकिन देवी वैसे भी जादुई पत्थरों को अभी नहीं बेच सकता था। उसने कंधे उचका दिए। इसे एक निवेश के रूप में सोचो। जब हमें कोई उचित बहाना मिल जाए तो हम इसे बेच सकते हैं। ये वास्तव में एक अच्छी बात थी, क्योंकि इस प्रणाली के लिए जादुई पत्थरों की आवश्यकता थी और इसे मैना पत्थरों से बदला नहीं जा सकता था। जमीन या स्टॉक जैसी चीज़ों को सिर्फ इसलिए बेचना सही नहीं था क्योंकि इससे पैसे मिलते थे। अगर देवी अचानक सफल हो जाता तो वह ध्यान और ईर्ष्या के केंद्र में होता, और वह अभी ऐसा नहीं चाहता था। महाराज, मेरे पास तापमान माप के परिणाम हैं। जैसे ही देवी ने जादुई पत्थर को अपनी फैली हुई थैली में डाला और खड़ा हुआ, एमी ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर झांका। तो संख्या क्या है? एमी ने सावधानी से अपने हाथों में पकड़े हुए दस्तावेजों को देखा। आमतौर पर देवी को ही नतीजों की जांच करनी चाहिए, लेकिन वह एमी को अपनी निजी नौकरानी बनाने के बजाय इस संपत्ति के प्रशासन का प्रभारी बनाने की योजना बना रहा था। इतनी स्वस्थ और अभिनव कंपनी उसके जैसे उज्ज्वल दिमाग को कैसे बर्बाद होने दे सकती है? मिलिशिया सदस्यों की रिपोर्ट के अनुसार औसत तापमान लगभग 13 डिग्री है। एमी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वह रिपोर्ट पढ़ रही थी, क्योंकि उस क्षेत्र का एक हिस्सा, जहां कुछ समय पहले तक तापमान 0 से नीचे था, अब इतना गर्म होने लगा था मानो वह कोई बिल्कुल अलग जगह हो। ये बिल्कुल सही है। देवी ने खुलकर मुस्कुराया। अगर वे खेती नहीं कर सकते थे क्योंकि जमीन अभी भी बची हुई ठंड के कारण जमी हुई थी, तो उन्हें बस तापमान बदलना था। देखा, यह इतना आसान है। ठीक है, कितने स्वयंसेवक हैं? कुछ निवासी और सभी मिलिशिया सदस्य, सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम लोगों को छोड़कर। कुल मिलाकर लगभग 60 लोग इकट्ठा हुए हैं। वे सभी पागल हैं जो आस्था से अंधे हो गए हैं। देवी चुपके से अपनी जीभ चटका रहा था, लेकिन उसने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। अभी वह तापमान, पानी और यहाँ तक कि जमीन की स्थिति को भी अपनी इच्छानुसार बदल सकता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह सामान्य फसल उगा सके और ऐसी शानदार प्रणाली को बर्बाद होने दे। व्यवसाय चाहे जो भी हो, जल्दी अमीर बनने के केवल 2 ही तरीके थे। उनसे कहो कि वे तैयार उपकरणों के साथ यहाँ आएं। हम अभी काम शुरू करने जा रहे हैं। कमी तथा आपूर्ति की अत्यधिक प्रचुरता। आप दोनों काम करने की सोच रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा परसिक ने कहा था। तारांकन। सूखी जमीन पर बारिश होने लगी और कुछ ही दिनों में भयंकर ठंडी हवा गायब हो गई और खेतों में गर्म हवा बहने लगी। ऐसा नहीं लग रहा था कि मौसम बसंत जैसा है, बल्कि वाकई बहुत गर्म था।
क्षेत्र में अचानक परिवर्तन से निवासियों को संदेह हो सकता था, लेकिन मोनमिडर को छोड़कर सभी लोग इस बेतुकी अफवाह पर विश्वास करने लगे कि देवी ने अवश्य ही स्वर्ग को प्रसन्न किया होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। देवी ने कहा, आप में से बहुत से लोग हैं। कुछ निवासी हंस पड़े। सर, जब यह आपकी योजना है तो हम चुपचाप बैठकर कैसे देख सकते हैं? यदि हम आपकी अद्भुत कृपा के बदले में कुछ न दें तो ये हमारी ओर से अशिष्टता होगी। देवी ने बड़ों की ओर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत कठिन काम होगा। मुझे नहीं पता कि वे ठीक रहेंगे या नहीं। जैसे ही उसने चुपचाप इधर उधर देखा, देवी को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ये लिनी थी, है न? वह वही छोटी लड़की थी जिसे भूतों ने उठा लिया था। वह फिर भी साथ आए, भले ही मैंने उसे आराम करने और इलाज करवाने के लिए कहा था। सभी मिलिशिया सदस्य काम के लिए पहने जाने वाले ओवरऑल कपड़ों में थे और उनके हाथों में सामान्य कवच और हथियारों के स्थान पर बड़ी बड़ी कुदालें थीं। चूंकि हमारे क्षेत्र में सबसे स्वस्थ कार्य वातावरण है, इसलिए वहां अवैतनिक श्रम जैसी कोई चीज नहीं होगी। जो लोग देवी को नहीं समझ पाए, वे बस इधर उधर देखते रहे, जबकि बाकी लोग हंसने लगे। हंसो मत, तुम लोगों से जोड़ दोगे। शायद मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। आसमान की ओर देखने के बाद देवी ने विशाल बंजर भूमि पर नजर डाली। पहले इसकी उपस्थिति ने उसे संदेह में डाल दिया था कि क्या इस जमीन पर पौधे भी उग सकते हैं, लेकिन अब ये बहुत बेहतर लग रही थी। ये सिर्फ एक हफ्ते में इतना ठीक हो गया। मुझे लगता है कि जादुई पत्थर की शक्ति और प्राचीन सभ्यता के अभिशाप का स्तर बहुत बड़ा है। मैं जो करने की योजना बना रहा हूं वह सरल है। कल शूरवीरों ने पास की जमीन के चारों ओर एक सीमा बनाई। हम उस पूरी जमीन पर खेती करने जा रहे हैं। ये सोचकर कि यह हास्यास्पद है, मोनमिडर देवी के पास खड़ा था और उसकी योजना सुनते समय उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हार मान लेना ठीक है। मैं सटीक गणना करता हूँ। ऐसा करने का एक तरीका यह भी था कि यदि कोई निवासी वहां न आए तो भी ऐसा किया जा सकता था, लेकिन चूंकि वहां सभी निवासी मौजूद थे, इसलिए देवी के पास उनका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं तुम्हें 4 दिन का समय दूंगा। जैसे ही देवी ने समय सीमा बताई, मोनमिडर और भी हैरान हो गया। मैं आपको काम से छुट्टी दिलाने की गारंटी देता हूं, लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं। देवी के भाषण पर मोनमिडर तेजी से उसके सामने भाग गया। सर, हम संपूर्ण सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि भले ही तापमान में अचानक परिवर्तन से जमी हुई जमीन पिघल गई हो, लेकिन 4 दिनों में इस विशाल भूमि पर खेती करना। पहले ये जगह खेती की जमीन हुआ करती थी, है न? क्या आपके पास कुछ बुनियादी दिशा निर्देश नहीं हैं? यही है। मोनमिडर जो कहना चाह रहा था वह सरल था, इसके लिए बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता थी। हाँ, मैं अपनी हिम्मत की कसम खाता हूं कि सेगनोर हमें फिर से चमत्कार दिखाएगा। तुम उस गंदी चीज का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हालांकि मोनमिडर की चिंताओं के विपरीत मिलिशिया सदस्य केवल मजाक कर रहे थे। सेगनोर, कृपया पुनर्विचार करें। ऐसा नहीं है कि मैं इस तथ्य को भूल गया हूं कि हम आपकी कृपा से अपने निवासियों को बचाने में सक्षम थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। तुम्हें लगता है कि यह बहुत ज्यादा है? क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? देवी ने जब उससे दोबारा पूछा तो मोनमिडर अचंभित रह गया। चूंकि वह जानता था कि देवी इसलिए नहीं पूछ रहा था क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था, इसलिए उसके लिए समझना और भी मुश्किल हो गया। मोनमिडर को अनदेखा करते हुए, जो वहां स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ा था, देवी ने कुछ निवासियों को बुलाया। समूह के नेताओं, सभी पर नजर रखना सुनिश्चित करें। जी श्रीमान। तो फिर चलो शुरू करते हैं। देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक रोशनी धीरे धीरे उसके चारों ओर फैलने लगी। वाह, हमारे स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता, सूंघना। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं तुम्हारा हूं। देवी को लगा कि उसने कुछ ऐसा सुना है जिससे वह थोड़ा असहज हो गया है। यह आदमी फिर सो रहा है। देवी ने अपनी पवित्र शक्ति को जगाया, जो रो रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी, उसे पीटकर। फिर उसने 60 निवासियों की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उन पर 2 सरल मंत्र डाले, मांसपेशियों में वृद्धि और सहनशक्ति में वृद्धि। हालांकि चूंकि इस कार्य के लिए तीव्र श्रम की आवश्यकता थी, इसलिए वह वहां नहीं रुका। ताकत, 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 अल्पविराम। अगर किसी को ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है तो उसे कई मांसपेशी वृद्धि मंत्रों को डालकर सुधारा जा सकता है, और अगर किसी को ज्यादा सहनशक्ति की जरूरत होती है तो उसे सिर्फ कई सहनशक्ति वृद्धि मंत्रों की जरूरत होती है। हालांकि कई मंत्रों को एक साथ रखना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था, भले ही वे सरल हों। अगर एक बार मंत्र का जाप करने का कठिनाई स्तर 1 था तो दूसरी बार कठिनाई 2 होगी, 3 बार 4 होगी और 4 बार 8 होगी, जिसका मतलब है कि कठिनाई का स्तर तेजी से बढ़ गया। इस तरह एक मंत्र को 3 बार से ज्यादा रखना लगभग असंभव था, लेकिन देवी के पास अनुभव और ज्ञान था। चूंकि अब उसकी पवित्र शक्ति का भंडार काफी बड़ा था, इसलिए यह संभव था। मेरे पास अब केवल अनुभव ही बचा है। आप इस तरह के बफ कहीं और नहीं पा सकेंगे, आप जानते हैं। यदि देवी कर सकता तो वह पहले की तरह एक डोमेन सुदृढ़ीकरण मंत्र डालना चाहता था, लेकिन यदि वह इस विशाल भूमि पर ऐसा करता तो वह अपनी सारी पवित्र शक्ति समाप्त होने से गिर सकता था। अच्छा होता अगर काल्डेरास यहाँ होता। आप दिव्य तलवार को पवित्र शक्ति भंडार के रूप में सोचते हैं।
देवी ने परसिक की नाखुशी और तंग आकर की गई बड़बड़ाहट को नजरअंदाज कर दिया। वाह, मुझे ताकत महसूस हो रही है। मोनमिदर हैरान था क्योंकि वहां के निवासी दहाड़ रहे थे, मानो वे सुपरचार्ज्ड बैटरी बन गए हों। क्या कर रहे हो? चलो शुरू करते हैं। अगर तुम काम में कोताही करते पकड़े गए तो तुम्हारा वेतन कट जाएगा, देवी ने उदासीनता से कहा। तारांकन, मोनमिदर अपनी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था उसे देखकर दंग रह गया। क्रैक क्रैक क्रैक, हाँ, मुझे शक्ति महसूस हो रही है। धप धप धप, मुझे जवानी में इस तरह से मिट्टी जोतनी चाहिए थी। मोनमिदर अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ता रहा। अगर 10 बार एक साथ रखा जाए तो एक हल्का मांसपेशी वृद्धि मंत्र एक बूढ़े आदमी को एक भारी आदमी को टहनी की तरह झुलाने की ताकत दे सकता है। एक हल्के सहनशक्ति वृद्धि मंत्र के लिए यह एक कमजोर बच्चे को, जो थोड़ी देर दौड़ने के बाद घरघराहट शुरू कर देता है, 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ने की सहनशक्ति दे सकता है। ये बहुत ज्यादा औप है। तो फिर इसे आजमा कर देखो। तो आप क्या सोचते हैं? देवी ने मोनमिदर से पूछा। चौंक कर मोनमिदर ने खाली भाव से देवी की ओर देखा। मैंने तुमसे कहा था, हमारा क्षेत्र एक स्वस्थ कार्य वातावरण के तहत काम करता है। क्या तुमने सोचा था कि मैं उन्हें इतना बेतुका और मुश्किल काम दूंगा? अपने कर्मचारियों का कल्याण कंपनी का सम्मान है। हालांकि देवी ने इस संपत्ति की तुलना एक कंपनी से की, लेकिन वास्तव में ये कंपनी नहीं थी। हो, ये कैसा है? मोनमिदर को ये सुनना चाहिए था कि देवी राजकुमार था जिसे स्टिग्माटा मिला था। उसे ये भी सुनना चाहिए था कि देवी ने निवासियों को एक आकर्षक शक्ति से मजबूत किया था और भूतों को मार डाला था। हालांकि इसके बारे में सुनने और वास्तव में इसे देखने में अंतर था। उसे शायद लगा कि यह अतिशयोक्ति थी, लेकिन सच में ऐसा नहीं था। एक बुजुर्ग स्वयंसेवक तो इधर उधर दौड़ रहा था और जमीन जोत रहा था, मानो वह कुदाल चलाने में माहिर हो गया हो। मुस्कुराते हुए देवी ने स्तब्ध मोनमिदर की पीठ पर थपथपाया। देखा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे 4 दिनों में काम पूरा कर लेंगे? क्या दुनिया में? मोनमिदर अपना जबड़ा जमीन से ऊपर नहीं उठा सका क्योंकि उसके सामने वास्तविकता डूब गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 44। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C44। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मोनमिदर, हाँ, जब देवी ने मोनमिदर को पुकारा जो शून्य में घूर रहा था, तो उस व्यक्ति ने चौंकते हुए भाव से उसकी ओर देखा। मैं काम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ। छोड़ो इसे मुझ पर। मोनमिदर बेवकूफ नहीं था, बस सतर्क था। चाहे परिस्थिति कितनी भी हास्यास्पद क्यों न लगे, उसके पास सही निर्णय लेने के लिए एक स्पष्ट दिमाग था। आप संभवतः उनका प्रबंधन मुझसे बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सर, आप यहाँ क्या लगाने की योजना बना रहे हैं? चूंकि निवासी एक साथ बहुत बड़े क्षेत्र में खेती कर रहे थे, इसलिए मोनमिदर ने शायद सोचा होगा कि पूरे खेत के लिए पर्याप्त गेहूं के पौधे नहीं होंगे। उसे आश्चर्य हुआ कि देवी ने ऐसा क्यों व्यवहार किया, जैसे कि वह तुरंत फसल उगाने जा रहा था, जबकि वह भी यह बात जानता था। आपको क्या लगता है कि एक गरीब क्षेत्र को तेजी से अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए? मोनमिदर ने गंभीरता से सोचा। यही तो, हम चांद घास लगाने जा रहे हैं इस पूरे मैदान पर। चांद घास? मोनमिदर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से देवी की तरफ देखा, लेकिन देवी ने आगे कुछ भी बताने की जहमत नहीं उठाई। चंद्र घास को विशेष मौसम और जमीनी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए तापमान में परिवर्तन के कारण यह महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में संभवतः नहीं उग सकती थी। चूंकि इसका उपयोग जादूगरों के टावरों, कीमिया स्कूल और औषधि बनाने वाले मंदिरों में किया जाता था, इसलिए पूर्वी क्षेत्र ने पश्चिमी क्षेत्र से चंद्र घास का आयात किया, भले ही यह महंगा था। चंद्र घास न केवल महंगी थी, बल्कि इसकी मांग भी बहुत अधिक थी। ये कृषि क्षेत्र का नीला महासागर बाजार था। सामान्यतः कोई भी यहाँ पूर्व में चंद्र घास की कटाई की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन देवी को बस जलवायु को ऐसी स्थिति में बदलना था जहाँ चंद्र घास पनप सके, और बस यही हो गया। मोनमिदर चिंतित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि देवी प्रांत की जलवायु और परिस्थितियों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है। वास्तव में देवी के अलावा किसी को भी यह बात नहीं पता थी। सर, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि अलग अलग मौसम वाले स्थानों पर चंद्र घास नहीं उग सकती। बेशक, क्योंकि यह केवल पश्चिमी क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उगता है। कोई बात नहीं, चूंकि स्वर प्रसन्न है, इसलिए यहाँ कुछ समय के लिए उष्णकटिबंधीय मौसम रहेगा। मोनमिदर को लगा कि यह हास्यास्पद है, लेकिन देवी ने इस पर और अधिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि अब बस यही पता लगाना बाकी है कि इस जंगल में शाकाहारी लोग कहाँ रहते हैं। ये लंबे कान वाले अविश्वसनीय रूप से जिद्दी होते हैं। मुझे ये नखरेबाज प्रजाति बहुत पसंद नहीं है। इनके साथ न उलझना ही बेहतर है। मैं आपसे सहमत हूँ। बेशक, समस्या धनुष भगवान अपोलो थी, जो एक योगिनी भी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस आदमी ने अकेले ही पूरी प्रजाति को अपमानित किया। तुम्हारी यादों में उसके जो कृत्य रह गए हैं, उनसे मैं भी उसे अपने आसपास नहीं चाहता। परसिक की सिहरन वास्तविक थी।
देवी को नहीं पता था कि अपोलो का पुरुषों पर भी ऐसा ही प्रभाव था या नहीं, लेकिन उसके पास महिलाओं को घृणा की तीव्र भावना महसूस कराने का एक तरीका था। देवी तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो गया और भूतों से भरे जंगल की ओर चल पड़ा। तारांकन। किसी ने जंगल में प्रवेश किया था, जिसका वातावरण शांत और सौंदर्य से भरपूर था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल को आत्माओं ने आशीर्वाद दिया हो। प्रकृति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। मैंने आत्मा के आह्वान से तुम्हारे आगमन के बारे में सुना, मैडिस। प्रकृति का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मिस यूरिया, कृपया बिना बताए यहाँ आने के लिए मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। लड़की ने बूढ़े गोरे आदमी की तरफ कमजोर मुस्कान दी। मैं हमेशा शिक्षक के आने का स्वागत करती हूँ। अंदर आइए, मुझे अभी अभी कुछ अच्छी चाय की पत्तियाँ मिली हैं। यूरिया के प्रस्ताव पर मैडिस नामक व्यक्ति चुपचाप पेड़ के तने की कुर्सी पर बैठ गया और अपने सामने खड़ी लड़की को घूरने लगा। लड़की, जिसके चमकीले आसमानी नीले बाल और चमकती हुई पन्ना हरी आंखें थीं, बेहद खूबसूरत थी। वह अपनी किशोरावस्था के आखिरी दौर में दिख रही थी, लेकिन वयस्क होने के बाद उसकी प्रजाति की उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए उनकी उम्र उनके रूप रंग से निर्धारित नहीं की जा सकती थी। वास्तव में मैडिस के सामने शांत बैठी लड़की वास्तव में इस जंगल के निवासियों की नेता थी। वे कल्पित बौने थे, वे जो आत्मा के आशीर्वाद में विश्वास करते थे और जंगल को अपना घर कहते थे। वे जंगल के ऐसे प्राणी थे जिनके कान लंबे थे, जो मनुष्यों से अलग थे। यूरिया, मेरे दोस्त, मैंने एक सपना देखा। मैडिस, जो अपनी चाय की प्याली में घूर रहा था, निराश होकर सीधे मुद्दे पर आ गया। मेरे गुरु, आप कहते हैं कि यह एक सपना था। आपको कैसा सपना आया था जिसके कारण आप इतनी जल्दी यहाँ आ गए? यूरिया ने सहजता से पूछा तो मैडिस ने अपने होंठ काटे और कहा, मैंने सपना देखा था कि यह जंगल आत्माओं द्वारा शापित है। यूरिया, मेरे दोस्त। यूरिया चुप रही, फिर बोली, गुरुजी, आपने बहुत पहले कहा था कि आत्मा का काम प्रकृति का काम है। आपने कहा था कि यह एक प्राकृतिक घटना है। यूरिया, वह। यूरिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली है। उसने उदास भाव से मैडिस की ओर देखा। जंगल सूख रहा है, यह अब और नहीं रह सकता। चलो हम सब अपने घर दिव्य वृक्ष के पास वापस चलें, मैडिस ने सुझाव दिया। मैडिस, मेरी टीचर। यूरिया मुस्कुराए, ये जगह अब हमारा घर है। वह जगह अब मुझे नहीं चाहती। यूरिया, हालांकि दूसरों को वहां ले जाना शायद एक अच्छा विचार है। कम से कम वे आत्मा के अभिशाप से प्रभावित नहीं होंगे। मैडिस ने बताया, अगर वे यहाँ रहे तो सभी मर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले तक वह अपना संयम बनाए हुए था। ये भी प्रकृति का क्रम है। यूरिया के इस निराशाजनक सहज रवैये से मैडिस ने गहरी सांस ली। उसने बस जंगल की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, तुम्हें कभी नहीं पता, कोई हमें बचा सकता है। आज हवाएं तेज हैं, ये संकेत है कि हम किसी अच्छे व्यक्ति से मिलेंगे। वैसे क्रिकेट विंग चाय कैसी है? मुझे रेसिपी पर पूरा भरोसा था। स्पटर, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही मैडिस ने यूरिया को सुना, उसने अपनी गरिमा को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अपने मुंह में जो कुछ था उसे बाहर थूक दिया। फिर उसने अपने चेहरे पर एक भावशून्य भाव के साथ उसकी ओर देखा। वह भूल गया था कि कल्पित बौने यूरिया को पागल या काली भेड़ क्यों कहते थे। यूरिया की चमकदार मुस्कान में दुर्भावना का कोई संकेत नहीं था। आज हवाएं बहुत तेज हैं, यह जरूर कोई अनमोल मेहमान होगा। 19 ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना। क्रंच क्रंच। शांत जंगल की पगडंडी पर कोई भी मौजूद नहीं था। इस जंगल में जंगली जानवर रहते थे, लेकिन भूतों के यहाँ बसने के कारण वे लगभग खत्म हो चुके थे। जब से देवी ने मिलिशिया के साथ इस जंगल से भूतों को हटाया था, तब से जंगल में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। ये निश्चित रूप से कोई छोटा जंगल नहीं है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि यहाँ कल्पित बौने रहते हैं। एल्व्स एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति थी, क्योंकि शुरू में महाद्वीप में बहुत कम एल्व्स बचे थे। इसके अलावा चून की लगभग 300 साल पहले एक निश्चित घटना के बाद अधिकांश एल्व्स छिप गए थे, इसलिए अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में कभी भी एल्फ को नहीं देखा था। कुछ लोगों को शायद ये भी नहीं पता था कि एल्व्स मौजूद हैं। ये जानवरों, ओर्क्स और बौनों के लिए थोड़ा बेहतर था। वहाँ बहुत सारे जानवर नहीं थे, लेकिन कुछ राज्यों ने गुप्त रूप से उन्हें योद्धाओं के रूप में काम पर रखा क्योंकि उनकी उत्कृष्ट प्राकृतिक शारीरिक क्षमताएं थीं। इसके अलावा बौने अपने असाधारण कौशल और प्रतिभाओं के कारण मनुष्यों के साथ सबसे अधिक बातचीत करते थे। हालांकि ये जंगल की परियों के लिए समान नहीं था। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर होना भी उतना बढ़िया नहीं है। एल्व्स एक खूबसूरत प्रजाति थी और उनके सुंदर दिखने की वजह से कई लोग उन्हें निशाना बनाते थे। इसका कारण बहुत ही सरल था और यही कारण था कि उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल था। हालांकि देवी ने यहाँ पहुँचने के कुछ समय बाद ही उनकी मौजूदगी को नोटिस कर लिया। मुझे लगता है कि यह यहीं कहीं था। देवी ने शांत जंगल में देखा और एक कंकड़ उठाया। ध्यान से चारों ओर देखने के बाद उसने इसे हवा में फेंक दिया। कंकड़ तेज या शक्तिशाली नहीं था क्योंकि उसने इसे हल्के से फेंका था, लेकिन इसके चारों ओर का मान काफी विचित्र था। भिनभिनाहट। कंकड़ हवा में उड़ गया और एक छोटी सी चिंगारी के साथ गायब हो गया। उसी समय कंकड़ की दिशा में एक भयानक हवा बहने लगी, जैसे कि वह कोई चेतावनी भेज रही हो। देवी हवा में आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकता था। मुझे लगता है कि यह कल्पित बौनों के जंगल के लिए सामान्य बात है, क्योंकि वे आत्माओं के बीच रहते हैं।
मैं आशा कर रहा हूं कि हमें कोई कल्पित बौना नहीं मिलेगा, लेकिन चंद्र घास के पौधे खोजने की कोशिश करते समय हमारा सामना कुछ कल्पित बौनों से हो सकता है। ठीक है, हमें चलते रहना ही होगा, चाहे हम ऐसा करें या न करें। किसी भी समय एक तीर उसकी ओर उड़ सकता था, लेकिन डेवी डर के मारे पीछे हटने वाला नहीं था। उसने हल्के से बल्क क्षेत्र पर कदम रखा, जिससे एक हल्की लहर निकल रही थी। तारांकन। कल्पित वनों का पारिस्थितिकी तंत्र सामान्य वनों से पूरी तरह भिन्न था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां आत्मा की शक्ति का संकेंद्रण अन्य स्थानों से बहुत भिन्न था। ये सचमुच एक अद्भुत जंगल है। जंगल में ऐसे आकर्षक पौधे और पेड़ थे जो मानव क्षेत्र में नहीं देखे जा सकते थे। पहले तो ये जगह सामान्य लग रही थी, लेकिन देवी के फोर्सफील्ड में कदम रखते ही आसपास का वातावरण तारों से जगमगा उठा और चमकने लगा। नीला, हरियाली से भरा जंगल का आसमान बैंगनी रोशनी के रहस्यमयी धब्बों से चमक रहा था, और उनके बीच देवी को किसी तरह की धुंधली और धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वह आत्माओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह उनसे जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन वह इस जगह को खोजने में सक्षम था क्योंकि वह अभी भी उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। आत्माएं स्वतंत्र और अत्यधिक जिज्ञासु प्राणी थीं। देवी को उनमें से कुछ की एक झलक तब मिली जब वे उसे और मिलिशिया को भूतों का वध करते देखने आए थे। देवी को पहले ही पता चल गया था कि इस जंगल में कल्पित बौने भी रहते हैं, और परसिक की यादों और कल्पित बौनों के जंगल के बारे में धनुष भगवान अपोलो से सुनी गई कहानियों को एक साथ जोड़ते हुए देवी को विश्वास हो गया कि जो वह चाहता था वह यही था। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप उस चांद के फूल को पहचान पाएंगे जिसमें चांद घास के बीज हैं? मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि अपोलो शराब पीने के बाद कुछ भी कह सकता है। हालांकि देवी ने कहा कि अपोलो ने कल्पित बौनों का नाम खराब कर दिया है, लेकिन वह उससे घृणा नहीं करता था। उससे बात करते समय देवी को जो गुस्सा आया वह भी बस एक याद बनकर रह गया। जैसे ही देवी खामोश कदमों से आगे बढ़ा और चारों ओर देखा, उसे ऐसे जानवर दिखाई देने लगे जो इंसानों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थे। एल्केयर थे, जिनके सींग सामान्य हिरणों की तुलना में बहुत बड़े थे, और फेरी ड्रैगन, जो शाकाहारी थे और आत्माओं के साथ सह अस्तित्व में थे। मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि भले ही यह एक छोटा सा जंगल है, फिर भी इसमें वह सब कुछ है जिसकी इसे ज़रूरत है। देवी ने एल्केयर की ओर हाथ बढ़ाया जो मासूम आंखों से उसे घूर रहे थे, और वे इकट्ठा होकर उसके हाथ को रगड़ने लगे। वे काफ़ी मिलनसार थे, शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले भी एल्वों के साथ बातचीत कर चुके थे। लेकिन उन्हें मनुष्यों और कल्पित बौनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 45। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C45। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एल्फों के जंगल में अधिकांश जीव आत्मा के प्रति लगाव से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, और लगाव के मामले में मैं संभवतः किसी भी एल्फ से अधिक उन्नत हूँ। देवी का आत्माओं के प्रति लगाव उन लोगों से ज्यादा था जो उनके साथ पैदा हुए थे। चूंकि वह सालों तक अग्निकुंड में रहा था, इसलिए आग के प्रति उसकी आत्मीयता को बढ़ाने के लिए आग के प्रतिरोध में वृद्धि हुई, इसलिए कल्पित बौने उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। यह उन नायकों का विश्वस्तरीय प्रशिक्षण था जो प्रजातियों से परे थे। वास्तव में आत्मा देवी यूरियाना, वह नायक जो सभी आत्माओं से जुड़ती थी, और देवी की आत्मा जादू की शिक्षिका भी मानव ही थी। चूंकि वह 13 आत्मा प्रभुओं से जुड़ती थी, वे प्राणी जो एल्फ प्रीस्ट उच्च कल्पित बौनों के सर्वोच्च पद पर भी अपने जीवन काल में नहीं पहुंच पाते थे, वह शायद असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। चलो देखते हैं, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? देवी ने एल्केयर की पीठ को हल्के से थपथपाते हुए पूछा, लेकिन वह असमंजस में अपना सिर झुकाए उसे देखता रहा। ये शब्दों को समझने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं है। शायद मैंने तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद की थी। जैसे ही वह एल्केयर को सहला रहा था, क्रंच, ब्रिस्टल, कुछ एल्केयर और परी ड्रैगन जंगल के अंदर से देवी की ओर इकट्ठा होने लगे। आत्मिक जानवर आपके प्रति इतने मित्रवत कैसे हो सकते हैं, जबकि आपने तो आत्माओं के साथ कोई संबंध भी नहीं बनाया है? तुम ईर्ष्यालु लग रहे हो। ईमानदारी से कहूं तो मैं हूं। परसिके शर्मा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें सहलाना चाहती थी, लेकिन शायद यह उसकी फीकी शैतानी आभा के कारण था कि जब उसने उन तक हाथ बढ़ाया तो जानवर सहज रूप से भाग गए। सिर्फ मैं ही क्यों, आपके पास भी शैतानी मन है। खैर, राक्षसी आभा और शैतानी मन समान हैं। चीख। दूर से एक परी ड्रैगन देवी की ओर उड़कर आया और उसे एक वस्तु दी जो वह अपने मुंह में पकड़े हुए था। वाह, ये कितना अच्छा है। देवी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जब उसे एहसास हुआ कि यह क्या है। चंद्रपुष्प। ओह शुक्रिया, यह आपको कहाँ से मिला? चीख। परी ड्रैगन चमकती आंखों से देवी की ओर देखकर चिल्लाया, तारीफ की प्रतीक्षा में। ठीक है। देवी समझ गया कि परी ड्रैगन क्या चाहता है और उसने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। जैसे ही वह खुशी से चीखा, वह कहीं उड़ने से पहले देवी के चारों ओर उड़ गया। देवी ने टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि यह हमें दिशाएं दिखाने जा रहा है। ये राहत की बात है। कल्पित बौनों का जंगल जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर हम इधर उधर घूमें तो कल्पित बौने हमें जरूर देख लेंगे। देवी ने कहा कि वह उन लंबे कानों वाले लोगों को मनाने जा रहा था, लेकिन सच कहें तो वह वास्तव में उनसे भिड़ना नहीं चाहता था।
जो परी ड्रैगन उसका नेतृत्व कर रहा था, उसने जल्द ही अन्य ड्रैगनों के साथ एक झुंड बना लिया और देवी को फूलों से भरे एक विशाल मैदान में ले जाने के लिए तुरंत कहीं उड़ना शुरू कर दिया। बहुत खूब। परसिक का चेहरा विस्मय से भर गया और देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखा। चीख उद्धरण चिन्ह, चीख चीख उद्धरण चिन्ह। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फूलों का वह मैदान जहां परी ड्रैगन नृत्य कर रहे थे, नीले रंग की उत्कृष्ट कृति थी। ये सब चांद के फूल हैं। ये फूल जो चंद्र देवी के आशीर्वाद से खिलता था, केवल कल्पित बौनों के जंगल में पाया जाता था। ये बिल्कुल वही था जिसकी देवी तलाश कर रहा था, वे फूल जो केवल मानव क्षेत्र में विशेष खेती के तरीकों से उगते हैं। ये पौधे काफ़ी संख्या में हैं। ऐसा लगता है कि ये पूरे क्षेत्र में लगाने के लिए पर्याप्त हैं। एक फूल में इतने बीज होते हैं कि 100 वर्ग फीट जमीन पर बोया जा सकता है। अगर चांद के फूलों को पवित्र मानने वाले कल्पित बौने देवी को देख लेते तो यह एक समस्या हो सकती थी, लेकिन ये ठीक भी होना चाहिए क्योंकि वह बस थोड़े से फूल ले रहा था। लेकिन पहले देवी ने बीच में ही बात रोक दी, फिर फूलों के खेत के सामने आंखें बंद करके खड़ा हो गया और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उसी समय आत्मा की कमजोर आभा धीरे धीरे मजबूत होने लगी। आत्मा शक्ति का आधार मन, पवित्र शक्ति या शैतानी मन था, इसलिए यह उन लोगों के लिए सुविधाजनक था जिनके पास आत्माओं को बुलाने की शक्ति थी, अगर उन्हें इसकी आवश्यकता होती। अंततः किसी की आध्यात्मिक शक्ति कितनी उन्नत थी, ये सब आत्मीयता के स्तर पर निर्भर करता था। चूंकि देवी पहले से ही आत्मीयता के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए ये कहना सुरक्षित था कि उसे आत्माओं को बुलाने में कोई समस्या नहीं होगी। अब आत्मा प्रभु को बुलाना शायद बहुत कठिन होगा। जब देवी अपनी आत्मा जादू की ट्रेनिंग कर रहा था, तो वह अक्सर ऐसा करने के लिए यूरियाना की आत्माओं को उधार लेता था। चूंकि हॉल में पहले से ही बंधी हुई आत्माओं के अलावा कोई और आत्मा मौजूद नहीं थी, इसलिए वह किसी के साथ नया बंधन नहीं बना सकता था। आत्मा मन, क्या आप आत्माओं के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि हर कोई इसे गलत समझता है, लेकिन चंद्र देवी भी आत्माओं का ही एक हिस्सा है। इसलिए अगर मैं इन फूलों को, जिनमें आत्माओं की शक्ति है, बिना अनुमति के तोड़ूं तो ये समस्यापूर्ण होगा। जैसे ही देवी ने परसिक को यह समझाया, उसने अपनी आत्मा का मान छोड़ा और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। फिर उसने एक रहस्यमयी आवाज़ निकाली जो उसने पहले कभी नहीं बोली थी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हम, एक इंसान, एक मानव। यह एक इंसान है। देवी ने आत्माओं को बुलाया जो चांदनी फूलों के मैदान में घूम रही थीं। आत्माएं जो हवा में बस फीकी रोशनी थीं, एक एक करके उसके पास इकट्ठा होने लगीं। उन सभी की शक्लें अनोखी थीं, एक कंकड़ थी, दूसरी पानी की बूंद थी और एक ने बर्फ के क्रिस्टल का रूप ले लिया था। आत्मा का रूप बंधुआ व्यक्ति की इच्छा के आधार पर बदल जाता है, लेकिन प्राकृतिक आत्माएं आमतौर पर प्रकृति के तत्वों का रूप ले लेती हैं। और इसलिए यहाँ की प्रकृति आत्माएं भी वैसी ही थीं। वाह, आप हमें देख सकते हैं। मुझे लगता है कि वह हमें सुन भी सकता है। देवी उन आत्माओं को देखकर हंसे बिना नहीं रह सके जो लगातार बकबक कर रही थीं। आत्माएं स्वाभाविक रूप से अच्छी और शुद्ध होती हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही लोगों को सहज महसूस कराती हैं। हाँ, मैं आपको साफ साफ देख और सुन सकता हूँ। परसिक के चेहरे पर चिड़चिड़ापन था क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि देवी क्या कह रहा है, लेकिन आत्माओं ने उसे अच्छी तरह समझ लिया था। वाह वाह, मनुष्य आत्मा की भाषा कैसे बोलता है। ये बहुत बढ़िया है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आत्माओं की हर बात का जवाब देने में बहुत समय लग जाता था। वे इतनी बकबक कर रहे थे कि देवी के कान दुखने लगे थे। उसने उन्हें विनम्रता से टोका और एक एहसान मांगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे कुछ फूल चाहिए, क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा ले लो। हम उन इंसानों पर भरोसा कर सकते हैं जो हमें देख सकते हैं। आपकी आभा बहुत अच्छी है। फूल खिलेंगे, कोई समस्या नहीं। जितने चाहो ले लो। देवी को इन बकबक करने वाली आत्माओं की अनुमति थी, इसलिए उसे पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब उसे बस इतना करना था कि वह अच्छी मात्रा में सामान लेकर इस जगह से निकल जाए, इससे पहले कि कल्पित बौने ये जान लें। चूंकि अगर उसे देखा गया तो यह मामला और भी जटिल हो जाएगा, इसलिए उसे न देखना ही बेहतर था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उस समय देवी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसे दूर से देख रहा है। तारांकन, अद्भुत। यह एक नर्म और शांत आवाज़ थी। वह कौन है? जब उच्च श्रेणी के कल्पित बौने उस बगीचे के बारे में बात करते थे जहां चांद के फूल उगते थे, तो वे इसे चांद की देवी का बगीचा कहते थे। ये चांद के फूलों का एक बड़ा मैदान था जो आत्माओं के बढ़ने के साथ ही उगना शुरू हो गया था, जो अत्यधिक केंद्रित आध्यात्मिक शक्ति से आकर्षित थे, स्वाभाविक रूप से एकत्र हुए। चूंकि यह कल्पित बौनों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान था, इसलिए उसकी आंखों के सामने की स्थिति पर विश्वास करना मुश्किल था। कल्पित बौनों के अभयारण्य में एक इंसान आत्माओं से कुछ चांद के फूल चुनने के लिए बोल रहा था। अगर वह हेल्वेनहिम, कल्पित बौनों के आखिरी शहर को यह संदेश भेजती तो लोग उस पर हंसते। यहाँ तक कि कल्पित बौने पुजारी, जो उच्च कल्पित बौनों के सबसे मूल्यवान लोग थे, जिन्होंने अब खुद को बंद कर लिया था, निश्चित रूप से प्रकृति की आत्माओं के साथ आसानी से संवाद नहीं कर सकते थे। उसकी आत्मीयता बहुत बढ़िया थी। अगर वह चाहती तो आत्माओं से जुड़ने में उसे कोई परेशानी नहीं होती।
चूंकि वह कुलीन वंश की थी और उसे हेलिशाना परिवार का नाम विरासत में मिला था, इसलिए वह इतनी आत्मीयता के साथ पैदा हुई थी कि वह सर्वोच्च श्रेणी की आत्माओं से जुड़ सकती थी। हालांकि बिना किसी तैयारी के प्रकृति की आत्माओं को देखना, उनसे संवाद करना और उनसे अनुग्रह प्राप्त करना उसके लिए भी असंभव था। जब उसके लिए यह इतना कठिन था, तब भी एक इंसान जो 20 साल का भी नहीं लग रहा था, ऐसा कर रहा था। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। वह एक लड़का था जिसने आसानी से जंगलों की रक्षा करने वाले एल्फगार्ड की आंखों को धोखा दिया था और आत्मा जानवरों के पक्ष से चंद्र देवी के छिपे हुए बगीचे में प्रवेश किया था। यह इतना स्वाभाविक था कि अगर वह वहां नहीं रुकती तो उसे पता नहीं चलता। चूंकि इस जंगल में एक बल क्षेत्र था जो इस जगह में प्रवेश करने वाले अन्य प्राणियों को भटकाता था और अंततः छोड़ देता था, इसलिए लड़के ने उसके अंदर एक मजबूत जिज्ञासा जगाई। मैं उसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। यूरिया, मेरे दोस्त, तुम क्या जानना चाहते हो? यूरिया, जो बहुत देर तक बड़बड़ाती रही, नरेल्फ की आवाज़ सुनकर अपने विचारों से जाग गई। उसने अपना सिर घुमाया, उसके आसमानी नीले बाल लहरा रहे थे। वह मुस्कुराए। यूरिया के सामने खड़ा आदमी निश्चित रूप से इस गांव का कोई एल्फ नहीं था। वह एल्वेनहिम के सबसे उच्च श्रेणी के एल्फ पुजारियों में से एक था, जो कि एल्फों का आखिरी शहर था और यूरिया का शिक्षक भी था, जिसे किसी और की तुलना में एल्फों के स्पिरिट मैजिक में सबसे ज्यादा विशेषज्ञता हासिल थी। यूरिया को आश्चर्य हुआ कि अगर वह उसे बताएगी कि उसने क्या देखा तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। मुझे लगता है कि मेडिस भी, जो आसानी से आश्चर्यचकित नहीं होती, इस बात से चौंक जाएगी। वह सोचने लगी और इसलिए यूरिया ने पूछने का फैसला किया, मेडिस, मेरी शिक्षिका, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यूरिया मेडिस की नर्म, सवालिया आवाज़ सुनकर मुस्कुराए। यह एक सुंदर और खूबसूरत मुस्कान थी जो सुंदरता के उच्च मानक वाले कल्पित बौनों को शर्मसार कर देगी। तुम चाय क्यों नहीं पी रहे हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। हालांकि यूरिया के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात मेडिस को मानव लड़के के बारे में बताना नहीं था, बल्कि यह तथ्य था कि उसकी शिक्षिका उस चाय को नहीं पी रही थी जिसे उसने ईमानदारी से उसके लिए बनाया था। यूरिया ने झींगुरों के मोटे और बढ़िया शब्द ढूंढे थे, उनके पंख निकाले थे और उन्हें एक हफ्ते से ज्यादा समय तक सूखने के बाद पिया था, और फिर भी उसकी शिक्षिका उसकी विचारशीलता को अनदेखा कर रही थी। कराहना, यूरिया, मुझे वास्तव में अच्छा नहीं लग रहा है। मेडिस की घुरघुराहट सुनकर यूरिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। भाव अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन ये सुरुचिपूर्ण और प्यारा लगा। ओह, तो यह एक बड़ी समस्या है। जंगल में घूमते समय मैंने एक नई रेसिपी का आविष्कार किया है। यह पाचन में मदद करती है। नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि ये काफ़ी प्रभावी है। मेडिस सदमे में पीछे हट गया। वह कभी कभी अपनी छात्रा की गंदी आदतों को भूल जाता था और उसके द्वारा धोखा खा जाता था, लेकिन यूरिया का स्वाद और स्वास्थ्य की इच्छा एक योगिनी के लिए काफ़ी विचित्र थी, जो सद्भाव की तलाश करती थी। वह एक अजीबोगरीब योगिनी थी जो कुछ भी खा लेती थी अगर वह उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और उसका स्वाद अच्छा हो। वह मेडिस की छात्रा थी और उसकी आंखों के सामने चमकते आसमानी नीले बालों वाली लड़की थी। मेरे शिक्षक, मेडिस घबरा रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि यूरिया हेलिशाना की आवाज़ थोड़ी बदल गई है। उसने कहा, कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। क्या होगा अगर? क्या आपको लगता है कि एक इंसान के लिए जो कल्पित बौनों को धोखा देकर चंद्र देवी के बगीचे में प्रवेश कर गया है, प्रकृति की आत्माओं के साथ संवाद करने में सक्षम होने की अधिक संभावना है? यूरिया, वह क्या है? या फिर क्या इसकी अधिक संभावना है कि कोई महान व्यक्ति लंबी नींद से जाग गया हो? यूरिया के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके हाव भाव में चंचलता का कोई संकेत नहीं था। मेडिस, जो यूरिया के सवाल पर चुप रहा, ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं और धीरे से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 46। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C46। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाद वाला विकल्प ज्यादा संभावित है। ड्रैगन को गायब हुए काफी समय हो गया है। यह मानव इतिहास में सिर्फ एक किंवदंती बन गया है, लेकिन वे मौजूद हैं, मेडिस ने शांति से कहा। उसने अपना चाय का प्याला पकड़ा, लेकिन अचानक उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। हालांकि मनुष्यों के लिए यह असंभव है। प्रकृति के प्रति उनका लगाव इतना ज्यादा नहीं है। कुछ अजीबोगरीब जीव हैं, लेकिन वे प्रकृति की आत्माओं को नहीं देख सकते। शायद, मेडिस ने कहा, चूंकि उनका स्वभाव अराजकता के करीब होता है, इसलिए उनके लिए प्रकृति के प्रति अपना लगाव बढ़ाना कल्पित बौनों की तुलना में कहीं अधिक कठिन होता है। यूरिया हेलिशाना ने मेडिस की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्द ही कुछ समय के लिए गांव छोड़ने की योजना बना रही हूँ। यूरिया, मेरे दोस्त, क्या है? मुझे लगता है कि मुझे गांव को बचाने का रास्ता मिल गया है। चिंता मत करो, मैं गांव को आश्वस्त करके चला जाऊंगा। यूरिया के शब्दों को सुनकर मेडिस क्षण भर के लिए अवाक रह गया। तारांकन निवासियों ने देवी की कल्पना से कहीं ज्यादा काम किया था। वे कहते हैं कि जितने ज्यादा जुनूनी कर्मचारी होंगे, कंपनी उतनी ही ज्यादा आगे बढ़ेगी। ऐसा लगता था कि पृथ्वी और त्योनिस महाद्वीप पर भी यही बात लागू होती है। देवी ने पूछा, मुझे समझाइए कि 4 दिन का काम आधे दिन में क्यों निपटाया जा रहा है। मोनमिडर ने अजीब तरीके से देवी की तरफ मुस्कुराया।
यही तो, उन्होंने कहा कि वे तुम्हारे लिए ये सब बना रहे थे। देवी को पता था कि जो लोग अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाते, जब उन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति दी जाती है तो वे कैसे काम करते हैं। हालांकि समय सीमा कम हो गई थी क्योंकि उन्होंने देवी की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा गति से काम किया था। ये तत्काल लाभ के लिहाज से बुरा नहीं था, लेकिन लंबे समय में ये वास्तव में नुकसान है। जैसे ही देवी ने अपनी छाती से एक छोटी थैली निकाली और मोनमिडर को दी, उसने उलझन में देवी को देखा। देवी ने निर्देश दिया, इन्हें ठीक 1 सप्ताह बाद रोपना। इन्हें सिर्फ छिड़कना नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें बीच में पर्याप्त जगह देकर रोपते हैं तो ये ठीक रहेगा। जब देवी ने उसे एक छोटी थैली दी तो मोनमिडर को आश्चर्य हुआ कि क्या ये वास्तव में सब कुछ है। उसने थैली खोली, अंदर की जांच की और अंदर के भंडारण विस्तार जादू को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सर, ये है। ये चांद घास है। नहीं, ये वास्तव में फूलों के पौधे हैं। ये बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए क्योंकि यह मूल से है। ये पौधे, बेशक पत्तियों की तुलना में पौधे प्राप्त करना अधिक कठिन था। मोनमिडर इस बात से काफ़ी हैरान था कि देवी ने उन्हें कैसे प्राप्त किया। कैसे, हालांकि हम नहीं जानते कि चंद्र घास की खेती कैसे की जाती है। ये यही है। देवी 1 सप्ताह तक जादुई पत्थर के साथ नहीं खेल रहा था, बस कुछ भी नहीं कर रहा था। क्या ये वाकई काफ़ी है मानवीय क्षेत्र में? ये मोनमिडर को आश्चर्य हुआ जब उसने देवी द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों को पढ़ा, क्योंकि उनमें मूनग्रास को बनाए रखने और प्रबंधित करने के बारे में विस्तृत निर्देश थे। वह हकलाते हुए बोला, मुझे माफ़ करें। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता, सर, लेकिन पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी इस पर यकीन करना मुश्किल होगा। वैसे भी यह एक मरता हुआ क्षेत्र है, बस विश्वास की छलांग लगाओ और इस पर अपना पैसा लगाओ। अगर स्वर्ग प्रसन्न होगा तो वह हमारी हर तरह से मदद करेगा। देवी मुस्कुराया। हालांकि मोनमिडर देवी को नहीं समझता था, लेकिन वह वास्तव में देवी पर अविश्वास नहीं करता था। एक सतर्क व्यक्ति एक सावधान व्यक्ति होता है। देवी जानता था कि इस तरह के लोग एक बार भरोसा करने के बाद काफ़ी विश्वास देते हैं। तारांकन, जैसे ही देवी ने मिलिशिया के साथ मिलकर चंद्रपुष्प के पौधे रोपना शुरू किया, उन्होंने अपनी उलझन को व्यक्त करना शुरू कर दिया कि वे वास्तव में क्या लगा रहे हैं और क्या ये वास्तव में बढ़ेगा। ऐसा लग रहा था कि वे यही सोच रहे थे। अन्य फूलों के विपरीत, चांदनी फूलों को पूरी तरह से खिलने में 4 से 5 महीने लगते हैं। ये देवी का भी पहला प्रयास था, यही वजह है कि उसने हर चीज़ के लिए तैयारी कर रखी थी। एक राहत की बात यह थी कि निवासियों को इस असामान्य व्यवसाय प्रस्ताव के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने देवी और उसकी योजनाओं के प्रति पागलों जैसा विश्वास दिखाया, क्योंकि वह उनसे कुछ भी नहीं ले रहा था। कर केवल तभी वसूला जाना चाहिए जब निवासियों के पास जीने के लिए पर्याप्त धन हो। देवी को जो याद है उसके अनुसार चांद के फूलों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए एक चीज़ ज़रूरी थी, तापमान, मौसम और ज़मीन की स्थितियों में बदलाव करके इसके विकास के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां बनाना। मूल रूप से फूल को आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा कली बनाना पड़ता था, लेकिन यह वास्तव में ज़रूरी नहीं था क्योंकि फूल नहीं बल्कि पत्तियां बेची जा रही थीं। बेशक देवी खेती के क्षेत्र को लकड़ी की बाड़ से घेरना नहीं भूले। अगर बाहरी कारकों को लापरवाही से अंदर आने दिया गया तो ये समस्याग्रस्त हो सकता था। महारानी, क्या बात, क्या ये ठीक चल रहा है? चूंकि मेरे पास चांद घास की कटाई करने का कौशल नहीं है। आपका सवाल क्या है? यानी पत्ते धीरे धीरे सूख रहे हैं। जल्द ही बारिश होने वाली है, जैसा कि स्वर्ग चाहता है। देवी की बातों से मोनमिडर स्तब्ध रह गया। हालांकि उसका स्तब्ध भाव जल्दी ही सदमे में बदल गया। अगले ही दिन हुई हल्की बारिश से उसका जबड़ा खुला रह गया। महाराज, तापमान अपेक्षा से अधिक बढ़ रहा है। अगले दिन पूरे चंद्रपुष्प के खेत में ठंडी हवा बही। मानो मोनमिडर के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। उसने अब और चिंता नहीं की और केवल वही बताया जो आवश्यक था। 4 महीने बीत गए और यह असहज स्थिति बनी रही। तारांकन, 4 महीनों तक देवी ने उन भूतों का वध किया था जिनके फिर से क्षेत्र पर आक्रमण करने की संभावना अधिक थी, या निवासियों के लिए नए खेत की खेती करने पर ध्यान केंद्रित किया था। चूंकि भूत बहुत मूर्ख थे, इसलिए वे भोजन के लिए फिर से क्षेत्र पर हमला करने की संभावना रखते थे, भले ही उन्हें इतना कष्ट क्यों न सहना पड़ा हो। वे वही हैं जिन्हें लोग बेवकूफ़ कहते हैं। तुमने ऐसी भाषा कहाँ से सीखी? मैंने यह आपसे सीखा है। ठीक है, तो देवी को थोड़ा दोषी महसूस हुआ क्योंकि परसिक ने उसे मुस्कराते हुए देखा। इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वह एक छोटी लड़की की तरह दिखती थी, हालांकि वह एक ऐसी प्राणी थी जो उससे कहीं ज़्यादा समय तक जीवित रही थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कुछ ही समय में बंजर भूमि कृषि भूमि बन गई। अब ये चांद के फूलों का खेत था जो पूर्वी महाद्वीप में बहुत मूल्यवान थे। लेकिन जाहिर है चूंकि वहाँ पौधे लगाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ फूल नहीं थे, इसलिए देवी ने मुश्किल से ही अपना खर्च निकाला, लेकिन उसने बहुत सारे पत्ते एकत्र किए जिन्हें बेचा जा सकता था। उन फूलों में से एक के लिए 100 स्वर्ण। अपनी दुर्लभता के कारण चंद्र फूल पश्चिमी महाद्वीप की तुलना में पूर्वी महाद्वीप में बहुत महंगे थे। उन्हें उगाने और काटने में भी बहुत समय लगता था। पूर्वी महाद्वीप का बाजार पूरी तरह बदलने वाला है। चंद्र घास से भरी दर्जनों गाड़ियों को देखकर, जो दुर्लभ और मूल्यवान होने के कारण मूल लागत से 10 गुना अधिक कीमत पर बेची जा सकती थी, देवी को राहत महसूस हुई।
यदि आप ये सब बेच देंगे तो दिलचस्प चीजें घटित होंगी। हाँ, इस बार देवी ने जादुई पत्थरों की तरह फसल को छिपाने का इरादा नहीं किया। उसने उन्हें बिना किसी कारण के नहीं उगाया। इस प्रक्रिया में उसने चांद के फूलों की वृद्धि प्रक्रिया के बारे में किसी भी जानकारी को बाहर आने से भी रोक दिया था। इस महाद्वीप में देवी द्वारा चांदनी फूल उगाने की खबर शायद पहले ही फैल चुकी थी, लेकिन सभी लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया कि पूर्वी महाद्वीप में इसकी खेती नहीं की जा सकती, जहां अलग अलग मौसम होते हैं। उन्होंने शायद इस बात का मजाक उड़ाया कि प्रथम राजकुमार, जिसे बंजर भूमि पर पदावनत कर दिया गया था, आखिरकार पागल हो गया था। सच कहूं तो देवी भी इतनी आसानी से पैसा नहीं कमा पाता अगर उस क्षेत्र पर बहुत बड़ा अभिशाप न होता। जैसे ही उसने योजना बनाई, अफवाहें फैल गईं कि प्रथम राजकुमार देवी एक जिद्दी नौसिखिया है जो असंभव पर दांव लगा रहा है। अब तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, तो फिर अब समय आ गया है इसे बदलने का। अगर वह बिना किसी खबर को बाहर आने दिए इस काम को आगे बढ़ाता तो कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर सकते थे। हालांकि जब से यह बात फैली कि देवी बिना किसी योजना या तैयारी के चांद घास की कटाई करने की कोशिश कर रहा था, वह एक बेवकूफ़ बन गया था जो उनके समय के लायक भी नहीं था। इस तरह की चीज़ केवल एक बार काम करती है, तो हमें एक बार में ही इसका पूरा लाभ उठाना होगा। देवी ने अपने सामने रखे दस्तावेजों के ढेर पर नज़र डाली। चांद के फूलों को सफलतापूर्वक काटा गया, दोषरहित तरीके से पैक किया गया और सेग्न्यूर के महल में संग्रहित किया गया। अब चलो महाद्वीप को उल्टा कर देते हैं। देवी को पैसे की गंध आ रही थी, मानो उसकी टिप्पणी ने उसे प्रज्वलित कर दिया हो। कुछ ही दिनों बाद पूरे महाद्वीप में आश्चर्यजनक समाचार फैलने लगे। ये खबर थी कि हिंस क्षेत्र, वह मरती हुई बंजर भूमि जिसे ठीक होने में 10 से 20 साल लग जाएंगे, भले ही बारिश शुरू हो जाए, ने बड़ी मात्रा में दुर्लभ और दुर्लभ चंद्र घास की सफलतापूर्वक कटाई की थी। यह अफसोस की बात है कि देवी उन लोगों के चेहरे नहीं देख सका जो दृढ़ता से मानते थे कि वह सफल हो जाएगा। 20 भेज दिया गया। इसे उल्टा कर दें। अगर आत्मा की आभा मजबूत नहीं होती तो इस लालची चंद्र फूल को घनी तरह से उगाना मुश्किल था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देवी के पास बहुत सारी जमीन थी। भंडारण में लगभग 20,000 चंद्र घास के पत्ते जमा हैं, एमी ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ बताया, जैसे कि उसे जो कई चीजें सीखनी थीं वे उसे सिरदर्द दे रही थीं। खैर, उससे यही उम्मीद की जा रही थी क्योंकि वह बिना किसी शिकायत के देवी के पीछे पीछे यहाँ आई थी। एक चांद के फूल से 4 पत्तियां निकलीं और एक बीज से 5 या 6 तने और कई फूल निकले। लगभग 10,000 फूल खिले थे, लेकिन हमेशा परीक्षण और त्रुटि होती थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो ऐसा इसलिए था क्योंकि तकनीक और कौशल का अभाव था। देवी ने हॉल में एकमात्र योगिनी, धनुष भगवान अपोलो से सभी प्रकार की कहानियां सुनी थीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह वहां फूल उगा रहा था। परिणामस्वरूप केवल 5,000 फूल बच गए थे, जो कि संख्या का लगभग आधा था। इससे ये तथ्य नहीं बदला कि यह अकेले अभी भी एक आश्चर्यजनक संख्या थी। 4 पत्तों का वर्तमान बाजार मूल्य 100 स्वर्ण था, और चूंकि 20,000 पत्तों में से लगभग आधे शायद बेचने के लिए पर्याप्त थे, इसलिए वह लगभग 10,000 पत्ते बेच सकता था। एक पत्ते की कीमत 25 स्वर्ण होने के कारण यदि वह उन सभी को उसी कीमत पर बेचता है तो ये 250,000 स्वर्ण होगा। ये लगभग 5,000 प्लेटिनम सिक्के होंगे। इसे परिप्रेक्ष्य में रखते हुए एक सामान्य परिवार के लिए एक सीमित बजट में 2 सप्ताह तक जीने के लिए एक सोना पर्याप्त था। अमीर परिवारों के लिए वे समान अवधि के लिए लगभग 4 या 5 सोने का उपयोग कर सकते थे। अद्भुत! ये सचमुच एक आश्चर्यजनक राशि थी। साल में लगभग 2 मौसम ऐसे होते थे जब महाद्वीप में चंद्र घास की पत्तियां उपलब्ध होती थीं। यह कोई छोटी मात्रा नहीं थी, लेकिन यह महाद्वीप के लिए उदारतापूर्वक उपयोग करने के लिए पर्याप्त भी नहीं थी। जादू और कीमिया में मुख्य उत्प्रेरक घटक। इसका उपयोग मंदिर में औषधियों में भी किया जाता है। वे इसे देखकर लार टपकाएंगे और ढेर सारा पैसा हाथ में लेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 47। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C47। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे लकड़बग के झपटने वाले हैं। और क्या आप इस बात से घबराने वाले व्यक्ति हैं? बिल्कुल नहीं, देवी ने कहा। अब जब खबर फैल गई है तो हम ग्राहकों के साथ बहुत व्यस्त होने जा रहे हैं। वह इतना तो अनुमान लगा सकता था क्योंकि खबर उसने ही फैलाई थी। क्षमा करें, एमी ने पूछा। हालांकि मैं वास्तव में उनका अभिवादन नहीं कर सकता। उन्हें बता दूं कि मैं अधिक काम करने के कारण बिस्तर पर हूं। जिम, हाय, आप एक पैसे के लालची हैं। एमी को देवी की बात समझ में नहीं आई और उसने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। हालांकि परसिक समझ गया कि उसका क्या मतलब है और वह दफ्तर में पुरानी मेज पर आधी नींद में हंसने लगा। तारांकन। देवी ने कई ऐसे उदाहरण देखे थे जहां आपूर्ति बढ़ने पर उच्च मांग वाली वस्तुओं की कीमत में भारी गिरावट आई थी। अगर वह बिना किसी प्रतिबंध के बाजार में चंद्र घास जारी करता तो कीमत निश्चित रूप से कम हो जाती। और इससे क्या फायदा होगा? देवी का इस दुनिया में योगदान देने के लिए खुद को बलिदान करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसका आराम और उसका भविष्य सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं और बाकी सब चीजें उससे नीचे थीं।
चांद घास के बारे में खबर फैलने के कुछ ही दिनों बाद सब कुछ बदल गया। शायद यह अपरिहार्य था। सुनसान इलाका व्यापारियों और उन लोगों से भर गया जो चांद घास के पत्तों को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते थे। लगभग 200 निवासियों के रहने की जगह को छोड़कर हेन्स क्षेत्र का बाकी हिस्सा पूरी तरह से परित्यक्त भूमि थी जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। और चूंकि 200 लोगों के लिए बने स्थान पर सैकड़ों लोग आ गए, इसलिए ये खचाखच भरा हो गया। यप महाराज, बाहर आपसे मिलने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। एमी ने जल्दी से आकर देवी को रिपोर्ट दी, लेकिन उसने अपनी आंखें अपनी किताब से नहीं हटाईं। उसने बुदबुदाया, यार वे बहुत तेज हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अभी भी बीमार हूँ। उनसे कहो कि मैं नीचे आकर उनसे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। वह मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है, लेकिन वे पूछ रहे हैं कि क्या उनके लिए इसे देखने का कोई तरीका है। चंद्र घास की मांग देवी की अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही यह बात फैली, हर जगह से लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। आसपास के राज्यों की व्यापारी कंपनियां, जादूगरों के टॉवर और कीमिया स्कूल। चूंकि देवी ने मंदिर के कुछ लोगों को भी देखा था, इसलिए वह समझ गया कि चंद्र घास कितनी लोकप्रिय थी। चलो उन्हें और भी अधिक उत्तेजित करें। चंद्र घास को आमतौर पर पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी महाद्वीप में छोटे छोटे बैचों में आयात किया जाता था। अगर यह निश्चित हो जाता कि इसे यहाँ पूर्व में सफलतापूर्वक काटा गया है, तो ये लोग पागल हो जाते थे। वे ऐसे लोग थे जो चंद्र घास को, जो पहले से ही महंगी थी, दोगुनी कीमत पर खरीदने और प्राप्त करने की कोशिश करते थे। बेशक देवी ने चांदनी घास को पूरी तरह से नहीं छिपाया था। अगर उसने ऐसा किया होता तो यह संदेह पैदा हो सकता था कि वह झूठ बोल रहा है, और यह अच्छा नहीं होगा। एमी, मुझे मोनमिडर और रॉयल अटेंडेंट बर्निल को बुलाओ। देवी के आदेश पर एमी तुरंत चली गई। मोनमिडर, जिसे मिलिशिया लीडर से रॉयल गार्ड्स के कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया था, और रॉयल अटेंडेंट बर्निल दोनों ही लोगों की अचानक भीड़ से थके हुए लग रहे थे। उसने उनका धन्यवाद किया। आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। बस थोड़ी देर और ऐसा ही करते रहो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये ठीक है, हमें यही करना चाहिए। ये सही है। बहुत समय हो गया है जब से यह क्षेत्र लोगों से भरा हुआ था। यह मुझे अतीत की याद दिलाता है। देवी ने उन पर मुस्कुराया। चलो एक एक करके चीज़ों का ख्याल रखते हैं। मिलिशिया के सदस्य नहीं, वे अब शाही रक्षक हैं। वे कैसे काम कर रहे हैं? सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रख रहे हैं। वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो उनके पास लोगों की बहुत कमी है। अचानक लोगों की संख्या बढ़ने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, मोनमिडर ने देवी को बताया। बर्निल ने कहा, दस्तावेजों के लिए भी यही बात लागू होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्योंकि कोई उचित मैनुअल नहीं होता। देवी ने जवाब दिया, जो भी थोड़ा सा भी संदिग्ध लगे उसे हटा दो। वास्तव में ये कुछ बुरे लोगों के कारण घटित होने वाली घटना से अधिक सुरक्षित है। जब तक कि चांदनी घास ऐसी वस्तु न हो जिसका आनंद केवल कुछ ही लोगों को मिले, देवी का हमेशा ऊपरी हाथ रहेगा। ईमानदारी से उसके पास इन लोगों को कोई छूट देने का कोई कारण नहीं था। उन्हें उनका पक्ष जीतने के लिए तुच्छ कार्य करने के बजाय अपनी शक्ति का विनम्रतापूर्वक दुरुपयोग करना होगा। इस तरह वह अभी भी उनके अच्छे पक्ष में हो सकता है। आवास की समस्या के बारे में क्या? बर्निले ने जवाब दिया, हम उन साफ और पुनर्निर्मित इमारतों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें पिछले निवासियों ने रहने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैंने तुम्हें जो टेंट के लिए पैसे दिए थे उनका क्या? बस उन्हें लगाओ और उन्हें अस्थायी आवास के रूप में बेचो। अगर तुम उन्हें बहुत सस्ते में बेचते हो तो कोई बात नहीं, देवी ने सुझाव दिया। ओह, हम इन्हें तुरंत सेट कर देंगे, बर्निल ने जवाब दिया और तुरंत वहां से चला गया। मोनमिडर, देवी ने पुकारा। जी श्रीमान, संभावना है कि बहुत से लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। क्षमा, बस रिश्वत ले लो। चूंकि वे जादूगरों के टावरों या कीमिया स्कूल से होंगे, इसलिए वे अमीर होंगे। अगर आप उन सभी को ले लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्षमा, देवी को अमीर बनने के मौके पर कूदना पड़ा। उसने कहा, लेकिन ऐसा व्यवहार करो जैसे कि तुम उन्हें ये दिखाते हुए खुद की मदद नहीं कर सकते। तुम ऐसा कर सकते हो, है न? देवी ने फिर मोनमिडर को एक शानदार तरीके से पैक किया हुआ कांच का डिब्बा दिखाया। अंदर चांदनी घास की पत्तियां थीं जिन्हें देवी ने खुद चुना था। चांदनी घास की पत्तियां एक हल्की रोशनी से चमक रही थीं जो एक अंधेरे कमरे में चमकने के लिए पर्याप्त थी। उन सभी का इलाज जादू से किया गया है। एक डिब्बे में 4 पत्तियां हैं। देवी ने जब समझाया, ये प्रत्येक के लिए 100 स्वर्ण है, तो मोनमिडर ने सांस फूलने की शिकायत की। मोनमिडर के लिए यह बहुत लुभावना था क्योंकि वह जानता था कि इतनी बड़ी रकम कितनी कीमती है, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी नज़र से लालच को दूर कर लिया। वह बहुत सावधान था और जितना सतर्क था उतना ही चतुर भी था। मैं इसे आपको बेचने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बस उन्हें ये दिखाओ ताकि खबर अपने आप फैल जाए। हमारा लक्ष्य उन्हें यथासंभव लंबे समय तक यहाँ बनाए रखना है और साथ ही हमारे उत्पाद का मूल्य बढ़ाना है। पैसा कमाते हुए निवासियों की संख्या बढ़ाओ। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा है। मंदिर का एक भाग, जादूगरों के टॉवर, कीमिया स्कूल या एक व्यापारी कंपनी यहाँ बनाई जा सकती है। जो भी हो, ये देवी के क्षेत्र के लिए एक अच्छा परिणाम होगा।
हे, देवी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। परसिक ने उसे खिलखिलाते हुए देखा, वह चुपचाप आहें भरती रही। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तारांकन। मोनमिडर, जिसने शुरू में नए सेग्नर देवी की योजना पर सवाल उठाए थे, अचानक काम की वजह से होने वाले माइग्रेन के दर्द से परेशान हो गया। यह इलाका पहले शांत हुआ करता था, चूंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग ही थे, वे सभी एक दूसरे को जानते थे और वहाँ बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं होती थीं। वहाँ भूत प्रेतों के हमले होते थे, लेकिन उसने मिलिशिया के साथ इलाके की रक्षा की। हालांकि अब वे सभी बहुत व्यस्त थे। वहाँ केवल 40 शाही रक्षक थे, जो पूर्व मिलिशिया सदस्य थे। इस संख्या के साथ इस समय क्षेत्र में आने वाले लोगों की संख्या के साथ सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना मुश्किल था। इसके अलावा सर बर्निल, जो उस समय कैप्टन के रूप में शाही रक्षकों को प्रशिक्षित करते थे, ने अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। अगर यह सब होता तो यह इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। हालांकि प्रिंस डेवी यहीं नहीं रुके। उन्होंने मोनमिडर को अपनी पूर्व महिला मित्र एमी के साथ रॉयल अटेंडेंट बर्निल के पास भेजा और उन्हें प्रशासनिक कार्यों के बारे में पेशेवर रूप से सीखने के लिए कक्षाएं लेने को कहा। डेवी, नवनियुक्त सेग्नर, एक बेहद सक्षम व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने लोगों को बहुत सारा काम भी दिया। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाने जा रहा हूँ, इसे समझो और खुद सीखो। अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा। यह अकेले सब कुछ संभालने से बेहतर था, लेकिन अभी मोनमिडर बस सब कुछ छोड़कर आराम करना चाहता था। वह शिकायत कर रहा था, उसके पास जो कुछ था उसके लिए आभारी नहीं था। नेताओं, अब आप कैप्टन हैं, है न? एक मेहमान आपका इंतजार कर रहा है। एक अतिथि। हाँ, वे ग्रीन टॉवर से हैं। ओह, चलो उनसे मिलने चलें। मोनमिडर एक आम आदमी था, लेकिन देवी के अधिकार के कारण उसे नाइट की उपाधि दी गई। नाइट को दी जाने वाली सबसे कम उपाधि बैरोनेट थी और सबसे अधिक विस्काउंट थी। उसे बैरोनेट की उपाधि दी गई थी, लेकिन ये देखते हुए कि वह एक आम आदमी के रूप में पैदा हुआ था, उसे अब काफ़ी सफल माना जा सकता है। अच्छा काम करते रहो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें पदोन्नत कर दूंगा। सेग्न्यूर के शब्द मोनमिडर के कानों में गूंजते रहे। बेशक शूरवीर बनने के लिए उसके कौशल में थोड़ी कमी थी, लेकिन उसका अनुभव और बुद्धि कहीं बेहतर थी। मोनमिडर ने अपने शरीर को खींचा, जो चिंता से जम रहा था, और एक गहरी सांस ली। यह एक पुरानी और जीर्ण-शीर्ण इमारत थी, मिलिशिया का कीमती घर जिसने इस क्षेत्र की रक्षा की थी। जब मोनमिडर घबराकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि एक आदमी पुराने जमाने का लबादा पहने उसका इंतजार कर रहा था। वह आदमी काफ़ी बूढ़ा था और उसकी उम्र 40 के आसपास लग रही थी। मोनमिडर ने अभिवादन किया, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। मैं मोनमिडर हूँ, नया नाइट और रॉयल गार्ड का कप्तान। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हौलास हूँ, ग्रीन टॉवर का क्लास 4 एक्सपर्ट। विजार्ड टावर्स में फोर्थ सर्कल के जादूगरों को क्लास 4 विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता था। जादूगरों को क्लास 1 से क्लास 9 तक वर्गीकृत किया गया था और निश्चित रूप से कक्षाओं में शुरुआती, विशेषज्ञ और मास्टर भी थे। क्लास 4 एक्सपर्ट जादूगरों के टावरों में न तो निम्न श्रेणी का था और न ही उच्च श्रेणी का। सच कहें तो उसका पद इतना ऊंचा था कि वह खुद इस बूंडॉक में नहीं आ सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जादूगर शायद महाद्वीप के लिए काफ़ी मूल्यवान प्राणी थे। मुझे डर है कि कई अप्रत्याशित मेहमानों ने आपको असहज कर दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे अलावा कोई मेहमान नहीं था, हौलास। क्या ऐसा है? शायद मोनमिडर की प्रतिक्रिया हौलास को पसंद आई होगी, क्योंकि हौलास ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। फिर उन्होंने कहा, सार्वजनिक सुरक्षा अच्छी तरह से बनाए रखी जा रही है, भले ही लोगों की अचानक आमद से अव्यवस्था हो रही हो। मैंने सुना है कि आपने सेग्नर नियुक्त होने से पहले अकेले ही क्षेत्र की देखभाल की थी। सार्वजनिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा था, क्योंकि आगंतुक सावधानी बरत रहे थे, लेकिन मोनमिडर को इस ओर ध्यान दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सब सेग्न्यूर की कृपा के कारण है। मोनमिडर काफ़ी चतुर व्यक्ति था। हॉलस को तुरंत समझ आ गया कि वह क्या कहना चाह रहा था और वह एक खोखली हंसी के साथ बोला, हाँ, सेग्नोर प्रिंस डेवी को खुशी होगी कि उनके पास शाही रक्षकों के कप्तान के रूप में इतना बहादुर व्यक्ति है। हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं तो बस एक साधारण शूरवीर हूँ। मोनमिडर के लिए नाइट का पद ही कहीं और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन क्लास 4 विशेषज्ञ के किसी व्यक्ति के लिए शायद इसका कोई महत्व नहीं था। जादूगरों के टॉवर राज्य के लिए एक अलग इकाई थे और शूरवीरों और जादूगरों के बीच संबंध भी उतने दोस्ताना नहीं थे। मुझे चिंता है कि जब आप व्यस्त हैं तब आपसे मिलने आकर मैंने परेशानी खड़ी कर दी है। कोई समस्या नहीं, मैंने ज़्यादातर काम सौंप दिया है, लेकिन मैं सेग्न्यूर के आदेशानुसार मामलों की स्थिति को भी संभाल रहा हूँ। अगर यह उससे संबंधित कुछ भी है तो मुझे ही इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप सार्वजनिक सुरक्षा और मामले की स्थिति दोनों को संभाल रहे हैं। कितना अद्भुत है। हौलास बिना किसी हिचकिचाहट के मोनमिडर की चापलूसी कर रहा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 48। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C48। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मोनमिडर ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा क्योंकि उसे लगा कि उसके पेट में दर्द होने लगा है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो?
दरअसल मुझे सेगन्यूर से एक ज़रूरी बात पर चर्चा करनी है। हॉलास ने आगे बोलने से पहले अपना गला साफ किया। सेगन्यूर के घर के दरवाजे अभी बंद हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उनसे मिल सकूं? ये वैसा ही था जैसा डेवी ने मोनमिडर को बताया था। लोग उससे संपर्क करने के लिए हर संभव कोशिश करने वाले थे, और ऐसी स्थिति में मोनमिडर को ठीक से पता था कि उसे क्या कहना है। यही है, मुझे डर है कि यह मुश्किल होगा। काम की अधिकता के कारण सेगन्यूर की तबीयत ठीक नहीं है। आप उसे देखने के लिए इतनी दूर आए हैं, लेकिन हाँ, कितनी शर्म की बात है। मुझे बहुत खेद है। क्षेत्र का व्यवसाय महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए सेगन्यूर की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ, एक नेता का स्वास्थ्य हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हंसते हुए हॉलास ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। हालांकि ग्रीन टॉवर भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। क्या कोई रास्ता होगा? उसने अपनी छाती से एक छोटी थैली निकाली और उसे मोनमिडर के हाथ में रख दिया। मोनमिडर को देखकर ही पता चल गया कि थैली सोने की डलियों से भरी हुई है। ये जादूगर टावर दूसरे स्तर पर हैं। वे बेहद अमीर हैं। यह क्या है? हम रिश्वत नहीं लेते। एक पल के लिए मोनमिडर ने इसे अपने लिए ले लिया और ऐसा दिखावा करना चाहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। देवी, उसका मालिक वही था जिसने उसे रिश्वत लेने का आदेश दिया था। ये पैसा था जो अंततः उसके पास आने वाला था। उसे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी जो बाद में उसे पकड़ सके। ये बस आभार प्रकट करने का मेरा तरीका है। इसे एक उपहार समझो, क्योंकि यह वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने इसे इसलिए तैयार किया ताकि मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं, कैप्टन मोनमिडर। मोनमिडर ने चारों ओर देखा और एक आह भरी, जैसे कि हॉलास की हरकतों ने उसे मुश्किल स्थिति में डाल दिया हो। हॉलास ने बस थैली को मोनमिडर की जेब में ठूंस दिया और उसे लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये कृतज्ञता का एक छोटा सा संकेत है। एक छोटा सा संकेत। मुझे बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं है। ओह, मैं आमतौर पर इस तरह के उपहार नहीं लेता। मैं आप जैसे असाधारण शूरवीर द्वारा हमारे लिए की गई कड़ी मेहनत को कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ? हॉलास ने हंसते हुए और बेशर्मी से कहा। उसके हाव भाव से वाकई ऐसा लग रहा था कि उसके कोई छिपे हुए इरादे नहीं थे, लेकिन सेनिया ने जो कुछ कहा वह सब सच है। हॉलस के विपरीत मोनमिडर ने यह सोचकर हंसी कि सेग्निया डेवी, उसके नए मालिक ने उसे क्या बताया था। कई संगठन आपसे संपर्क करेंगे और वे मुझसे मिलने के लिए बेताब होंगे। सबसे अधिक संभावना है कि वे आपसे सबसे पहले मिलेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और वे आपसे आसानी से मिल सकते हैं। डेवी ने मोनमिडर से कहा था, वे आपको रिश्वत दे सकते हैं या आप पर चिल्ला सकते हैं। उन्हें समझदारी से छांटें। मुझे उन आधिकारिक लोगों के नामों की सूची दें जो आप पर चिल्लाते हैं, और रिश्वत देने वाले जो भी देते हैं उसे ले लें। जीवन इसी तरह चलता है। सब कुछ बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा मात्र था। जैसा कि देवी ने जो कुछ भी भविष्यवाणी की थी वह सब हो रहा था। मोनमिडर को संदेह हुआ कि क्या लड़का, जो अभी अभी 17 साल का हुआ था, वास्तव में केवल इतना ही बड़ा था। तारांकन, मुझे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर उधर देखते हुए मोनमिडर ने अपना गला साफ किया और थैली को छिपाते हुए अपने चारों ओर देखा। मैं इसे ले लूंगा क्योंकि तुमने कहा है कि यह एक उपहार है। मैं बस यही चाहता हूँ। मुझे आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं है, कैप्टन। हालांकि हॉलास ने कहा कि उसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी आंखें तड़प से भरी थीं। किसी एक क्षेत्र के रॉयल गार्ड्स के कप्तान का पद निम्न श्रेणी का था और आमतौर पर हॉलास जैसे मध्यम स्तर के जादूगर से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन ये स्थिति अलग थी। लेकिन मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? वैसे भी तुमने कहा था कि तुम चांद की घास से संबंधित किसी चीज़ के लिए सेग्न्यूर से मिलना चाहते थे, है ना? मोनमिडर ने पूछा। इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, हॉलास ने जवाब दिया। खैर, मैं तुम्हें उसे देखने नहीं दे सकता क्योंकि वह बीमार है, लेकिन पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ईमानदारी से कहूँ तो यह थोड़ी समस्या वाली बात है। अच्छा होगा अगर मुझे कम से कम उत्पाद और उसकी उपलब्धता के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। जैसे ही मोनमिडर को मनाने की कोशिश शुरू हुई, हॉलास ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल टॉवर भी हेन्स क्षेत्र के व्यवसाय की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या ये पूर्वी महाद्वीप में चंद्रघास की कटाई का पहला और एकमात्र प्रयास नहीं है? शायद टॉवर एक उचित उपहार प्रदान करेगा। ये सुनते ही मोनमिडर ने अपने शब्दों का अंत कुछ सोचते हुए किया। फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं। मैं केवल सेग्न्यूर का जागीरदार हूँ। मुझे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि चूंकि मैं चरित्र का बहुत अच्छा निर्णय लेता हूँ, मैंने बस कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं देख सकता हूं कि आप एक बहादुर और सम्माननीय व्यक्ति हैं, कैप्टन मोनमिडर। तुम मेरी बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे हो। ठीक है, इसे देखो। हंसते हुए मोनमिडर ने एक छोटा सा केस निकाला, जैसे कि उसने इसे पहले से तैयार करके रखा हो। वास्तव में हमने उत्पाद की कटाई और पैकेजिंग पूरी कर ली है। खैर, चूंकि सेग्न्यूर इसे वैसे भी बेचने जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसे तुम्हें दिखा दूं तो उसे कोई समस्या होगी। यही है। हॉलास की आंखें चमक उठीं और फिर वह खुद से सोचने लगा, ये शीर्ष पायदान है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है जो पूर्व में अत्यंत दुर्लभ है। ये पश्चिमी क्षेत्र के लोगों की तुलना में कहीं अधिक कुशल होगा।
पश्चिम में भी मून ग्रास की उतनी कटाई नहीं की जाती थी। ये पहले से ही आम बात थी कि एक ही उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर उपयोग की संख्या में भी भिन्नता हो सकती है। चूंकि मून ग्रास की पत्तियां पूर्व और पश्चिम दोनों में मूल्यवान थीं, इसलिए पश्चिमी क्षेत्र के पास पूर्व में अच्छी गुणवत्ता वाली पत्तियां निर्यात करने का कोई कारण नहीं था। यह उच्च गुणवत्ता वाला है। अगर यह इतना अच्छा है तो मुझे इसे प्राथमिकता से प्राप्त करना चाहिए, भले ही मुझे उसे रिश्वत देनी पड़े। हॉलास ने सोचा। हालांकि हॉलास अपने असली इरादे नहीं दिखा सका। यह एक हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि यह कितनी उच्च गुणवत्ता वाला है। मानो हॉलास के ईमानदार आश्चर्य से खुश होकर मोनमिडर ने बकबक करना शुरू कर दिया। ये सही है, इसे सेगन्यूर की देखभाल के साथ उगाया गया था। हमारे पास जितने भी हैं उनमें से ज़्यादातर इसी तरह की गुणवत्ता के हैं, जो बदतर हालत में हैं। जब मोनमिडर ने बात करना बंद किया तो हॉलास ने उसे असमंजस में देखा। मोनमिडर ने कहा, दुर्भाग्य से सभी को फेंक दिया गया और खाद बना दिया गया। ओह माय, कुछ इतना मूल्यवान। हमने बेचने के लिए लगभग 10,000 पत्ते तैयार किए हैं। हॉलास ने सोचा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। मोनमिडर ने जो राशि बताई थी वह भी काफ़ी थी, लेकिन सेगनर ने साहपूर्वक उसका आधा हिस्सा फेंकने का फैसला किया था। ये चौंकाने वाला था कि इस क्षेत्र के 17 वर्षीय सेगनर डेवी कितने निर्णायक थे। आखिरकार उत्पाद मून ग्रास था, जो खराब गुणवत्ता के बावजूद भी काफ़ी महंगा हो सकता था। चूंकि कोई भी यह नहीं जानता था कि चंद्र घास उगाने के लिए चंद्र घास सबसे अच्छी खाद है, इसलिए वे केवल यही सोच सकते थे कि डेवी अपने निर्णय लेने में काफ़ी साहसी था। सैनियों के दल के रूप में मैंने कुछ बातें सुनी हैं, जैसे कि वह इन्हें नीलामी में रखने की योजना बना रहे हैं। हॉलास ने सोचा, ऑनसाइट नीलामी। ऐसी नीलामी उत्पाद और समुद्री खाद्य बाजारों में आम थी, और इसका मतलब था कि चंद्र घास सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेची जाएगी। एक ऑनसाइट नीलामी, आप कहते हैं? मून ग्रास एक आलीशान उत्पाद था, जिसे किसी बेहतरीन ब्रांड की वस्तु की तरह बेचा जा रहा था। मछली जैसी बेहतरीन चीज़ को सीफूड मार्केट में बेचना अजीब बात थी। ठीक है, मुझे सभी विवरण नहीं पता, लेकिन उनका इरादा वितरण प्रक्रिया से होने वाली लागत को कम करना है। इसका मतलब ये भी है कि वह भविष्य में भी इसे बेचने जा रहे हैं। क्या ऐसा है? तो प्राथमिकता वाली पहुंच जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये ठीक है, जब आपने मुझे पहले ही इतनी मूल्यवान जानकारी दे दी है तो मैं इससे अधिक की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ। ग्रीन टॉवर निश्चित रूप से आपका धन्यवाद करेगा। मैं सराहना करता हूँ। हल्लास क्या सोच रहा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही ग्रीन टॉवर के क्लास 4 के जादूगर हॉलास ने संतुष्ट होकर खड़े होकर उनसे हाथ मिलाया, मोनमिडर ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। जैसे ही हॉलास चले गए, मोनमिडर ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपने चेहरे पर पहले से मौजूद लालच और भोलेपन के भाव को पूरी तरह से मिटा दिया। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वास्तव में काम कर गया। तारांकन। जादूगरों के कई अलग अलग प्रकार के टॉवर थे। लाल टॉवर था जो आग का अध्ययन करता था, और नीला टॉवर जो पानी से संबंधित जादू से निपटता था। ग्रीन टॉवर भी था जो पवन ऊर्जा का अध्ययन करता था, और यह वह टॉवर था जिसका हिस्सा हॉलास था, वह जादूगर जिसने मोनमिडर को रिश्वत देने की कोशिश की थी। ये कहा जा सकता है कि जनता को ज्ञात कई जादूगर टॉवर थे। ग्रीन टॉवर के हॉलस से शुरू करके मोनमिडर ने कई अन्य लोगों से मुलाकात की थी। बेशक इनमें से कोई भी संगठन बिना किसी पुष्टि के इस बूंडॉक में नहीं आएगा, भले ही चंद्र घास के पत्तों को उच्च गुणवत्ता वाला कहा जाता हो। कुल 3 जादूगर टावर और कीमिया के 4 स्कूल पहुंचे थे। इसके अलावा 7 बड़ी व्यापारी कंपनियों और कुछ अन्य छोटे संगठनों ने भी मोनमिडर से संपर्क किया था। चूंकि उन सभी के पास अकल्पनीय मात्रा में धन था, इसलिए उसने उनसे भारी मात्रा में रिश्वत भी प्राप्त की थी। देवी ने सरलता से कहा, जीवन ऐसे ही चलता है। मोनमिडर, जो थका हुआ चेहरा लिए आराम कर रहा था, अजीब तरह से मुस्कुराया। आपको कैसे पता चला, सेगनोर? क्या आपको पता है वे इस तरह से व्यवहार करेंगे? ये स्पष्ट है, यह इसी तरह काम करता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पैसे से हल नहीं किया जा सकता। धन की पूजा करो जो पीढ़ी या आयाम की परवाह किए बिना प्रबल होता है। देवी ने जो किया वह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। एक ऐसी वस्तु रखकर जिसे लोग किसी भी तरह से प्रलोभन या हस्तक्षेप से प्राप्त नहीं कर सकते थे, उसने स्वाभाविक रूप से स्थिति को घटित कर दिया। वे कहते हैं कि लोहा गर्म होने पर ही वार करना चाहिए, है न? तो फिर ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे एक लोहार को पता न हो कि इस तरह के प्रहार को अधिकतम कैसे किया जाए। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? उनसे तुम्हें जो रिश्वत मिली थी वह कहाँ है? मोनमिडर हैरान दिख रहा था। तुम ये सब अकेले ही करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देवी ने उसे घूरकर देखा तो मोनमिडर ने घबराए हुए भाव से उसे रिश्वत का डिब्बा थमा दिया। उसने कहा, ये रहा, इसे बांटो और बोनस के रूप में ले लो। क्षमा, सारी मेहनत शाही रक्षक और कप्तान ने की थी। इसे उचित रूप से बांटो और अपना हिस्सा रखो, देवी ने जवाब दिया। तुम इसे नहीं लोगे, ये बहुत बड़ी रकम थी। मोनमिडर को ये देने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रत्येक छोटी थैली शायद बहुत कीमती थी, भले ही वह एक छोटी सी रिश्वत ही क्यों न हो।
मोनमिदर हैरान था क्योंकि देवी ने उसे स्वेच्छा से ये दे दिया था। अगर मैं निवासियों का पक्ष जीत सकूं तो यह उस पैसे का अच्छा उपयोग होगा। आप, महाराज। देवी को थोड़ा असहज महसूस हुआ क्योंकि मोनमिदर उसके इस कदम से बहुत प्रभावित हुआ। देवी के लिए ऐसा करना वास्तव में जरूरी नहीं था क्योंकि निवासियों ने पहले से ही उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, लेकिन उसे पैसे की जरूरत नहीं थी। वैसे भी चांद की घास बेचने से होने वाला ज्यादातर मुनाफा उसका ही था। उसने टिप्पणी की, इसमें हिलने डुलने जैसी कोई बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत का इनाम मिल रहा है। हाँ हाँ सर। सब कुछ अपने पास मत रखो बल्कि उसे निष्पक्ष रूप से बांटो ताकि हर कोई खुश रहे। जी श्रीमान। जैसे ही देवी ने मोनमिदर को सिर झुकाकर कमरे से बाहर जाते देखा, वह मुस्कुराया और फिर हाथ खींच लिया। अच्छा होता अगर वह रिश्वत का सारा पैसा इकट्ठा कर लेता, लेकिन उसे पैसे की सख्त जरूरत नहीं थी। अगर मैं अभी पैसे से उनका पक्ष नहीं जीत पाया तो फिर कब जीत पाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 49। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C49। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, हमने अच्छी शुरुआत की है। शायद ये बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप अपने व्यापारिक साझेदारों के दबाव को झेल पाएंगे? वे काफ़ी बड़े संगठन हैं। खैर, वे वैसे भी एक दूसरे पर नज़र रखेंगे। आपकी सबसे बड़ी चिंता शायद शाही महल है। परसिक की टिप्पणी ने देवी को कुछ परेशान करने वाली बात याद दिला दी। पिछले कुछ महीनों में मार्क्विस पेलेट्रिस देवी द्वारा उसे छोड़े जाने की जानकारी की पुष्टि करने के बाद एक एक करके कुलीन वर्ग के सदस्यों को खत्म कर रहा था। इसके कारण अब शाही महल में अभूतपूर्व सफाई हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि शाही महल अभी हम पर कोई ध्यान दे सकता है। उन लोगों पर दबाव बढ़ रहा है और वे शायद हम पर ध्यान देने के बजाय पक्ष चुनने में इतने व्यस्त हैं। मार्क्विस पेलेट्रिस निश्चित रूप से सक्षम हैं। मार्क्विस पेलेट्रिस मूल रूप से अकेले ही अनगिनत कुलीनों की देखभाल कर रहा था। अभी के लिए देवी केवल दूर से देख रहा था, लेकिन वह मार्क्विस पेलेट्रिस को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, जो उसके कुछ सहयोगियों में से एक होने वाला था। हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में उसे वास्तव में चिंता करनी थी। ईमानदारी से, अगर वह किसी दूसरे राज्य में शरण लेने का फैसला करता तो बहुत से लोग उसे खुशी खुशी जाने देते। अब जब खबर फैल गई है तो हम फिर से बहुत व्यस्त हो जाएंगे। लोग अपने विभाग स्थापित करने के लिए लंबे समय तक रुकेंगे। इस छोटे से क्षेत्र में जादूगरों के टावर, कीमिया स्कूल और व्यापारी कंपनियों के कई विभाग बनाए जा रहे थे। एक छोटे से राज्य की राजधानी में भी ये दुर्लभ था, लेकिन चांद की घास ने इसे संभव बना दिया था। प्राचीन अभिशाप जिसका उद्देश्य भूमि को सुखा देना और नष्ट कर देना था, ने वास्तव में चीज़ों को इतना आसान बना दिया था। देवी इसके लिए थोड़ा आभारी महसूस करने लगा था। और इसकी बिक्री इसके बाद होगी। जब लोग और अधिक भड़क उठेंगे तो बाजार और बड़ा हो जाएगा। जो लोग अभी यहाँ हैं वे केवल काम के लिए आए हुए लोग हैं। मैं सिर्फ उनकी कीमत पर नहीं रुक सकता जो वे वहन कर सकें। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम एक बुरे व्यापारी हो। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। तारांकन। देवी मोनमिदर के जरिए जो खबर फैलाना चाहते थे वह फैलने लगी और ज़्यादा लोग लंबे समय तक रहने के लिए इस इलाके में रहने लगे। जैसा कि देवी ने भविष्यवाणी की थी, लंबे समय तक रहने के लिए अनुरोध आने लगे और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें स्वीकार कर लिया। आश्चर्य की बात नहीं है कि कई व्यापारी थे जो उनके कब्जे में ज़मीन खरीदना चाहते थे। चूंकि अब वहाँ बारिश हो रही थी और ज़मीन की स्थिति सुधर रही थी, इसलिए इस तरह का एक बड़ा इलाका विकास के अवसरों से भरा हुआ था। हालांकि इस इलाके में कोई खदान नहीं थी और यहाँ सिर्फ खेतीबाड़ी थी, फिर भी इसकी बहुत मांग थी क्योंकि यह कोई नियमित खेतीबाड़ी उद्योग नहीं था। देवी ने बिक्री के लिए केवल आवासीय क्षेत्र की अनुमति दी थी। वे इस क्षेत्र के वाणिज्य को विकसित करने के लिए यहाँ थे। वह उन्हें कृषि भूमि में रुचि लेने की अनुमति नहीं दे सकता था। अगर वह ऐसा करता तो एक घोड़े के आगे गाड़ी लगाने जैसा होता। हालांकि उन्होंने आवासीय क्षेत्रों को खरीदने के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्होंने इसे आते देखा हो, और यह उनके लिए काफ़ी अच्छा लगा। इस प्रक्रिया के दौरान प्रतिस्पर्धा और संघर्ष था, लेकिन यह आश्चर्यजनक नहीं था। काय करते, इसे नीलाम कर दो। उनसे कहो कि हम इसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच देंगे। तो फिर हमें ऊपरी और निचली सीमा कैसे तय करनी चाहिए? असीम। जी श्रीमान, देखो संपत्ति की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने कहा है कि असली धन जमीन से आता है। शेयर और नकदी अच्छी होती है, लेकिन जमीन से ज़्यादा कुछ भी लंबे समय तक नहीं टिकता। चूंकि हिंस क्षेत्र का स्थान अच्छा और केंद्रीय था, इसलिए जब तक वे चांद घास की कटाई नहीं कर सकते थे, तब तक ये स्थान एक विशाल शहर या परिवहन केंद्र बन चुका होता। देवी इस अवसर को यूं ही बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। उनके इस निर्णय से कुछ शिकायतें उठ सकती थीं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि ये लोग बहुत अमीर थे। इसके बाद देवी ने घोषणा की कि वह ठीक हो गया है और काम करना शुरू कर दिया है। वह जानता था कि लोग चांद घास की नीलामी में भाग लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसने एक शर्त की घोषणा की। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बड़ी मात्रा में बेचा जाएगा, लेकिन एक निश्चित राशि अलग रखी जाएगी और बाकी सभी को समान रूप से बेची जाएगी।
अभी एक जगह को चांद घास पर एकाधिकार देने की अनुमति देना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। उसके पास एक जगह पर निर्भर होने का कोई कारण नहीं था। देवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। आपको सचमुच पोकर फेस बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अच्छे मूड में हों तो आपको मुस्कुराना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे जैसे देवी की मुस्कान बढ़ती गई, पर्सक ने आह भरी। फिर उसने उसके होठों को पकड़ लिया और उन्हें नीचे खींच लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी आपकी शैतानी मुस्कुराहट की आदत डाल पाऊंगा। तो फिर इसे मत देखो। कराहना, तुम सचमुच मुझे यहाँ बुरा आदमी बनाना चाहते हो। पर्सक ने अपने गाल फुलाए और मुंह बनाया। जब देवी ने उसे अनदेखा किया और उसने उसे अपनी छोटी बाहों से पीटा तो उसकी भौहें और गहरी हो गईं। 21 तलवार की पुनः प्राप्ति। पूरे महाद्वीप में सभी जादूगर टावर और कीमिया स्कूल अपने अपने देशों का हिस्सा थे, लेकिन वे स्वायत्त रूप से काम करते थे, जैसे कि वे एक स्वतंत्र संगठन हों। रेड टॉवर था, जो अग्नि जादू का अध्ययन करता था। कोलोंड, ब्लू टॉवर, जो जल जादू का अध्ययन करता था। बैरियोड, ग्रीन टॉवर, जो हवा का अध्ययन करता था। और लुमिनियाड, ग्रे टॉवर, जो प्रकृति जादू का अध्ययन करता था। रंग अन्य पहलुओं से जुड़े थे, लेकिन इस मामले में प्रत्येक रंग कुछ हद तक प्रत्येक टॉवर के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित था। रेड्रिया के मास्टर हेलिसन चुपचाप उस युवा जादूगर को देख रहे थे जो उनके सामने था। युवा जादूगर कक्षा 5 का यूलिस था, जो रेड टॉवर का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह 28 वर्ष की आयु में 5वें चक्र के आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गया था और हेलिसन का छात्र भी था। गुरुजी, क्या आपने सुना? यूलिस ने पूछा। हेलिसन ने कोमल भाव से चाय पी। क्या सुना? रोवेन किंगडम नामक एक छोटे से देश के राजकुमार की कहानी। मैंने सुना है कि वह एक जंगल में गया और सफलतापूर्वक चंद्रघास की खेती की। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था। क्या हमें भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए? मैंने जो सुना है उसके अनुसार यह पश्चिम से आयातित उत्पादों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाला लगता है। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि पश्चिम के पास पूर्व को अच्छी गुणवत्ता वाली पत्तियां निर्यात करने का कोई कारण नहीं है। हेलिसन ने अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाते हुए सिर हिलाया तो यूलिस को थोड़ी निराशा हुई और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। उसने कहा, इसलिए मैं तुम्हें ये खबर बता रहा हूँ। मैंने सुना है कि वे इसे ऑनसाइट नीलामी मूल्य पर बेच रहे हैं। अन्य जादूगर टावर पहले से ही इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें इसमें कितना निवेश करना चाहिए। क्या ऐसा है? शायद अगर हम वहाँ रेड टॉवर का एक प्रभाग स्थापित करें। हेलिसन ने जब यूलिस की चिंतित आवाज़ सुनी तो वह हंस पड़ा। हाँ, ये बात तो सही है। चंद्र घास के पत्ते बहुत कीमती होते हैं। तब आप इसका ध्यान रखें। मैं, क्या ये कोई समस्या है? यूलिस को हेलिसन की उलझन भरी निगाहों से कुछ महसूस हुआ। खुद को असहज महसूस करते हुए यूलिस ने हेलिसन की तरफ देखा। यही है। तुम्हें क्या रोक रहा है? अब तुम रेड टॉवर के एक बुजुर्ग हो। तुम्हें पता है, तुम हर चीज़ को लेकर बहुत सतर्क रहते हो। हाँ, सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यूलिस, जो चुप था, जैसे कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो, जल्दी से हेलिसन की तरफ झुका। अगर आप सफल नहीं होते तो कोई बात नहीं। रोवेन किंगडम के साहसी राजकुमार ने महाद्वीप में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। यह आश्चर्य की बात है कि वह चंद्र घास के पत्तों की कटाई करने में सफल रहा, लेकिन गुरुजी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपको क्या लगता है कि उसने ऑनसाइट नीलामी क्यों चुनी है? यह ऐसा है जैसे कि उसके मूल्य में कमी करना। हेलिसन ने पूछा। हाँ, वितरण प्रक्रिया में निवेश करना महंगा हो सकता है, लेकिन अगर वह खुद ही चांद घास के पत्ते बेचे तो यह ज़्यादा फायदेमंद होगा। और उन्हें ऐसे बेचना जैसे कि यह कोई रममेज सेल हो, अफरा तफरी की बिक्री की तरह। हेलिसन ने जिज्ञासा से अपना सिर झुकाया। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में उत्पाद के मूल्य को कम कर रहा है। वास्तव में, वह इसे बहुत अधिक कीमत पर बेच सकता है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता पश्चिमी आयातों की तुलना में बहुत बेहतर है। ये सच है, हेलिसन ने सहमति जताई, लेकिन इसे मौके पर बेचने की अपनी सीमाएं हैं। हो सकता है कि यह पहले ज़्यादा कीमत पर बिक जाए, लेकिन अगर कोई तय कीमत नहीं है तो बोली लगाने वाले अगर कीमत तय करने का फैसला करते हैं तो इसे पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम कीमत पर बेचा जा सकता है। ये सच था, कीमत पहले तो बहुत ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन एक निश्चित मात्रा सुरक्षित होने के बाद कीमत कम होनी तय थी। यही कारण था कि पश्चिमी महाद्वीप ने ऑनसाइट नीलामी में बेचने के बजाय मूंगग्रास के पत्तों को वितरित किया। हंसी, मुझे लगता है कि वह लड़का, रोवेन साम्राज्य का पहला राजकुमार, बहुत होशियार है। क्षमा, यूलिस ने असमंजस में देखा तो हेलिसन हंस पड़ा। तुमने हेन्स क्षेत्र कहा था, है न? हाँ, उस क्षेत्र में कितने निवासी हैं? लगभग 200। ओह, यूलिस की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। इसे केवल उस क्षेत्र में ही खरीदा जा सकता है क्योंकि यह एक ऑनसाइट नीलामी है। ये बहुत सारे निवेश फंडों को बचाने और क्षेत्र को बढ़ाने का एक अवसर है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे अलावा कई जादूगर टावर, कीमिया के स्कूल और व्यापारी कंपनियां उत्पाद को सुरक्षित करने के लिए वहां डिवीजन स्थापित करेंगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या रोवेन किंगडम में कोई ऐसा शहर है जहां इतने सारे बड़े संगठन हैं?
जब हेलिसन के सवाल पर यूलिस का जबड़ा खुला रह गया तो हेलिसन ने आगे कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में इस तरह की चीज़ कहीं भी देखना मुश्किल है। जैसे जैसे बड़े संगठन एक जगह पर इकट्ठा होने लगेंगे, एक वाणिज्यिक जिला स्वाभाविक रूप से बन जाएगा। चूंकि परिवहन ही इस क्षेत्र का एकमात्र लाभ है, इसलिए यह एकदम सही है। अद्भुत। लेकिन अगर व्यापारी उत्पाद को फिर से बेचें, इसलिए वे मात्रा नहीं बढ़ा रहे हैं। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 17 साल का लड़का इतनी दूर की सोच सकता है। इतना ही नहीं, यह इलाका जो गंभीर रूप से गरीब है, अब जब बारिश हो रही है तो इसे विकसित करने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। बहुत खूब, वह भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और उसने आगे की योजना भी बना ली है। और एक और बात, अपना जबड़ा अभी भी लटकाए हुए यूलिस ने हेलिसन की ओर देखा। और भी कुछ है। वह राजकुमार ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो भी उसके पास खोने को कुछ नहीं है। उसने मूल रूप से घोषणा की है कि चंद्रघास की कटाई तो बस शुरुआत है। तो फिर क्या वह कह रहा है कि उसके पास दिखाने के लिए और भी चीज़ें हैं? ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि वित्तीय मामलों पर नज़र रखने वाले लोगों ने पहले ही इस बात को नोटिस कर लिया है, क्योंकि मैं भी बता सकता हूँ। अगर यह झूठ भी हो तो भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह आश्चर्यजनक है, सचमुच। जैसे कि उसके शुरुआती संदेह खिड़की से बाहर चले गए हों, यूलिस ने आश्चर्य में सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतना सोच समझकर किया गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सब वाकई एक किशोर लड़के ने योजनाबद्ध तरीके से किया था। हालांकि राजपरिवार ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वह जानता था कि यह संपत्ति के संचालन का एक खतरनाक और साहसिक तरीका था, यहाँ तक कि क्षेत्रों के पेशेवर प्रबंधकों के लिए भी। अब क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें लड़के के साथ किस तरह का रिश्ता बनाए रखना चाहिए? हाँ, किसी भी चीज़ के अलावा मैं वास्तव में उसके साथ बातचीत करना चाहूँगा। ठीक है, तो फिर एक मुलाकात तय करो। मैं उस साहसी और बुद्धिमान लड़के से एक बार मिलना चाहता हूँ। हेलिसन की टिप्पणी सुनकर यूलिस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। अध्याय 50। अधिकतम स्तर का हीरो वापस आ गया है। C50। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेलिसन, रेड टॉवर का मास्टर और 7वें सकल का आर्कमेज, एक बड़ा हिट था जो आसानी से अपना चेहरा नहीं दिखाता था, तब भी जब सम्राट ने उसे बुलाया था। उसे अन्य अमित जादूगर टावरों द्वारा स्वीकार और सम्मानित किया गया था क्योंकि वह महाद्वीप के सबसे महान जादूगरों में से एक था। फिर भी उसने देवी में रुचि ली। देवी एक राज्य का राजकुमार था, लेकिन यह अभी भी आश्चर्यजनक था। शायद हमारे रेड टावर के भविष्य के लिए उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना अच्छा होगा। मैं चलता हूँ। यूलिस कुछ उत्तेजित भाव के साथ जल्दी से खड़ा हुआ, फिर उसने हेलिसन को प्रणाम किया और जल्दी से बाहर चला गया। हेलिसन हंसा। यूलिस जैसा उन्नत व्यक्ति अहंकारी तो हो ही सकता था, लेकिन वह उसका एकमात्र छात्र था जो अभी भी दयालु और सतर्क था। फिर हेलिसन ने मुस्कुराना बंद कर दिया और आंखें सिकोड़ लीं। सेज, क्या एक किशोर लड़के के लिए जिसके पास कोई मन नहीं है, एक ही वार में एक उच्च श्रेणी के पिशाच को काट देना संभव है? उसने अनुबंध के बिना भी कैलेडेरास का इस्तेमाल किया। हेलिसन को एक लड़की का सवाल याद आया जो कुछ समय पहले उससे मिलने आई थी। वह भी एक उग्र लड़की थी जिसका सलाहकार हेलिसन था। उसने उससे कहा कि उस समय कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि यह भी संभव था। हेलिसन को सबसे अच्छी तरह पता था कि उच्च श्रेणी के पिशाच बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसके पास दिव्य तलवार का अनुबंध नहीं था, कैलेडेरास को जगा दिया था, जिसे मूल ठेकेदार भी जगाने में सक्षम नहीं था। यह असंभव है जब तक कि वे तलवार भगवान के छात्र न हों, जिन्हें उनके बारे में सब कुछ विरासत में मिला है, या स्वयं तलवार भगवान। चूंकि वह पिशाचों के बारे में कहानी बनाने वाली लड़की नहीं थी, इसलिए हेलिसन को उसकी कहानी सच लगती थी। अगर वह तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले रहे लोगों से पूछता तो उनमें से ज़्यादातर बस अपना सिर हिलाते और कहते कि यह असंभव है, लेकिन इसका कोई कारण अवश्य होगा कि ये विलक्षण लोग दुनिया में दिखाई देने लगे हैं। हेलिसन को गलती हुई। तारांकन। आवासीय क्षेत्र के सभी खाली हिस्से बेच दिए गए हैं। चूंकि इस विशाल क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते थे, इसलिए ज़्यादातर ज़मीन खाली थी। जो ज़मीन छोड़ी गई थी और जिसका कोई मालिकाना हक नहीं था, वह सब जमींदार को वापस कर दी गई। देवी के पास अभी भी ज़मीन बची हुई थी। हम कितना लेकर आए? अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद हमें सही संख्या पता चल जाएगी, लेकिन अच्छी भूमि पाने के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा ने इसे राजधानी शहर के डाउनटाउन क्षेत्र जितना महंगा बना दिया है। जैसे ही देवी ने रॉयल अटेंडेंट बर्निल की रिपोर्ट सुनी, उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, वाह, बढ़िया। बर्निल का चेहरा ठंडा पड़ गया। महाराज, भले ही हम शाही महल में न हो। ठीक है, क्या कोई इंसान हंस नहीं सकता? तुम इस बूढ़े आदमी की सलाह को बहुत हल्के में ले रहे हो। बर्निल ने गहरी सांस ली। चूंकि रॉयल अटेंडेंट बर्निल पूरे शाही महल के रॉयल अटेंडेंट सर बेसपर्ट के रिश्तेदार थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व भी बहुत सावधान और सख्त था। और यही वजह थी कि देवी उन पर भरोसा करते थे।
चूंकि देवी ने रानी लिनेसी द्वारा रखे गए अधिकांश नौकरों को पीछे छोड़ दिया था, इसलिए यहाँ के अधिकांश नौकर काफ़ी मिलनसार थे। एमी अपनी पढ़ाई में कैसी है? देवी ने बर्निल से पूछा। वह बहुत बुद्धिमान लड़की है। एक बैरन की संतान का इतना बुद्धिमान और खुले विचारों वाला होना दुर्लभ है, भले ही वह कुलीन हो। यहाँ पुराने दिनों की तरह महिलाओं के अधिकारों का पूरी तरह हनन नहीं हुआ। हालांकि चूंकि यह अभी भी बहुत हद तक पितृसत्तात्मक समाज था, इसलिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में शायद ही कभी शिक्षा मिलती थी। महिलाएं समाजशास्त्र या राजनीति जैसे कठिन विषयों के बजाय पत्नी होने से संबंधित अध्ययन को प्राथमिकता देती थीं। और फिर भी एमी के पास वह बुद्धि और विवेक था जो कुलीन वर्ग के ठीक से शिक्षित बच्चों के पास भी नहीं था। ईमानदारी से कहूँ तो ये काफ़ी मनोरंजक है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी पोती को पढ़ा रहा हूँ। हालांकि वह वही था जिसने देवी को हंसने से मना किया था, लेकिन बर्निल पहली बार हंसा। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, ऐसा लगता है कि वह अपनी पोती को सिखाने के बजाय सिर्फ उसकी प्यारी हरकतें देख रहे हैं। तुम्हें पता है, एमी काम के बोझ से मरने वाली है। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस पर बहुत अधिक काम का बोझ डालते हैं, महाराज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप मजाक करना जानते हैं? थोड़ा असहज महसूस करते हुए बर्निल ने अपना गला साफ किया और पीछे हट गया। आहम, मैं मजाक कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके सामने गंभीर होने का अधिकार है, महामहिम। क्यों नहीं? सिर्फ एक भावना। देवी ने यह नहीं पूछा कि बर्निल को क्या महसूस हुआ। बर्निल ने उसकी ओर ऐसे नहीं देखा जैसे वह कोई बच्चा हो जिसे उसे पढ़ाना है। मुझे लगता है कि यह एक साइड इफेक्ट है। क्या हमें मैनुअल के अनुसार चंद्रघास के पत्तों की नीलामी आगे बढ़ानी चाहिए? क्या आप कृपया इसे स्वयं संभाल सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको बिना किसी समस्या के इससे सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। वैसे, मैंने देखा कि महल ने एक पत्र भेजा है। रॉयल अटेंडेंट बर्निल ने देवी की ओर सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही पता है कि यह किस बारे में है। मैं कैसे नहीं कर सकता था? चूंकि वे मार्क्विस पेलिट्रस के साथ लड़ रहे हैं और सींगों को बांधे हुए हैं, इसलिए उन्हें शायद सांस लेने के लिए समय चाहिए। ये स्पष्ट था कि वे क्या करेंगे और वे क्या मांग करेंगे, लेकिन देवी के पास उन्हें मना करने का कोई अच्छा बहाना नहीं था। उन्होंने कहा, हम क्या कर सकते हैं? चलो रुकते हैं। कृपया नीलामी और बिक्री प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा तब तक संभाले जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। मुझे नहीं पता कि एमी अभी यह संभाल सकती है या नहीं। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। देवी आमतौर पर ऐसा काम किसी और पर नहीं छोड़ते थे, लेकिन उन्हें बर्निल पर काम छोड़ने में कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही देवी ने चुपचाप लिफाफा खोला, उसने पुराने जमाने के चर्मपत्र पर एक साफ सुथरा लिखा हुआ पत्र देखा। पत्र की सामग्री सरल थी। इसमें पूर्वी क्षेत्र में उनकी नई अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए उनकी प्रशंसा की गई थी और उन्हें कुछ समय के लिए महल में आने के लिए कहा गया था, ताकि वे उनकी कड़ी मेहनत और महान उपलब्धियों को श्रद्धांजलि दे सकें। उन्होंने उसे शाही पत्र मिलते ही आने के लिए कहा। हालांकि उनका स्पष्ट उद्देश्य उनका जश्न मनाना था, लेकिन संभवतः उनके पीछे छिपे हुए इरादे और विचार थे। देवी को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सामग्री स्पष्ट और अनुमानित थी। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और अब वे मुझे वापस आने के लिए कह रहे हैं। मुझे आने और जाने का आदेश दे रहे हैं। वे यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। रॉयल अटेंडेंट बर्निल को आश्चर्य हुआ जब देवी ने झुंझलाहट में पत्र को चिमनी में फेंक दिया, लेकिन जल्द ही उसने एक शांत भाव धारण कर लिया और आह भरी। महाराज, मुझे पता है। बर्निल ने और कुछ नहीं कहा। शायद उसने महसूस किया कि देवी चिढ़ से आग बबूला हो रहा है। ये तो अजीब बात है। वे तो राजा भी नहीं हैं, फिर भी वे बेशर्मी से मुहर भेजते हैं जैसे कि वे राजा हों। क्या ऐसा है? चलो चलें। देवी ने मुस्कुराते हुए लकड़ी की मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सुरत्र ने जिस कालकोठरी का उल्लेख किया है वह महल की सड़क पर स्थित है। देवी को याद आया कि सुरत्र की मातृभूमि यहाँ के पास थी। संभवतः इसे तब रोवेन किंगडम नहीं कहा जाता था, लेकिन यह अभी भी वही भूमि थी। सुरत्र? क्या तुम सुरत्र की बात कर रहे हो? परसिक ने देवी के विचारों को पढ़कर आश्चर्य से उसकी ओर देखा। 1000 दिन का लोहार सुरत्र तलवार के स्वामी अरेस का मित्र और सहायक था। इस तरह वह परसिक से परिचित था, जो अरेस की पालक बेटी थी। किसी भी चीज से बढ़कर वह शिल्पकार था जिसने तलवार बनाई थी जिसने उसे मार डाला। उस दादाजी की विरासत अभी भी यहाँ निष्क्रिय पड़ी है। मैं उनका उपकार करूंगा। वैसे भी मुझे एक नया हथियार चाहिए। हम दिव्य तलवार बनाने वाले लोहार की अंतिम कृतियां। मुझे उत्सुकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि उसने उनके कार्यों में रुचि व्यक्त की, परसिक के चेहरे पर कुछ कड़वाहट आ गई, मानो उसे कोई बुरी याद आ गई हो। मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है। अस्तबल के रखवाले से कहो कि वह एक ऐसा घोड़ा तैयार करे जो लंबे समय तक दौड़ सके। रॉयल अटेंडेंट बर्निल से अनुरोध करने पर देवी इस बात से चिंतित दिखे कि वह क्या करने की योजना बना रहे थे। आखिरकार यहाँ आने के बाद उनकी हरकतें उचित सीमा से परे थीं। अगर उनकी योजना का खुलासा हो जाता तो यह स्पष्ट था कि इससे बड़ा बवाल मच जाएगा। तारांकन, खूनी नहीं, भयंकर नीलामी उम्मीद के मुताबिक हुई। नीलामी के लिए रखे गए सभी 10,000 चंद्रघास के पत्ते बिक गए।
सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला अलीउई मर्चेंट कंपनी थी, जिसने हर केस के लिए 150 सोना देने की पेशकश की। पश्चिमी महाद्वीप से आयातित 4 निम्न गुणवत्ता वाली चंद्र घास की पत्तियों के लिए 100 स्वर्ण तथा हेन्स क्षेत्र से आयातित पत्तियों के लिए 150 स्वर्ण का पुरस्कार दिया गया। तो कितने बिके? अपनी प्राथमिकता के आधार पर अलीउई मर्चेंट कंपनी ने 5000 पत्तियां खरीदी। ये बहुत बड़ी रकम थी। यह उनके लिए बहुत बड़ी रकम रही होगी, भले ही वे एक बड़ी कंपनी थी जो पूरे महाद्वीप में यात्रा करती थी, या नहीं। और बाकी बचे हुए पत्तों को बाकी संगठनों को 130 स्वर्ण प्रति पत्ते के हिसाब से बेचा गया। प्रत्येक संगठन को 500 से लेकर 1000 पत्ते तक बेचे गए। 5000 पत्ते 150 सोने के भाव से बेचे गए और बाकी 5000 पत्ते 130 सोने के भाव से। ऐसा लग रहा था कि अलीउई मर्चेंट कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो रहा था, लेकिन उत्पाद को सुरक्षित रखना कीमत चुकाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। यही वजह थी कि सभी संगठनों ने इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा की थी। बिक्री सफल रही नहीं, यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। डेवी ने 350,000 सोना लाया था, जो 7000 प्लेटिनम सिक्कों के बराबर था। पश्चिमी महाद्वीप से कम गुणवत्ता वाले पत्तों के बाजार मूल्य के साथ गणना की गई राशि से 1 लाख ज्यादा सोना कमाया गया था। शाही महल के प्रबंधन के लिए आवंटित वार्षिक निधि लगभग 1 लाख स्वर्ण थी। धन प्राप्ति के अन्य स्रोतों से कुल 150,000 से 200,000 स्वर्ण एकत्रित किए गए, जो पूरी तरह से खर्च हो गए। लेकिन अगर 4 महीने में 3,50,000 सोना हो जाए तो क्या होगा? चंद्र घास की खेती में लगभग 3 से 4 महीने लगते थे और इसे पूरे साल काटा जा सकता था क्योंकि यहाँ की जमीन की परिस्थितियाँ स्थिर थीं। अगर इसे काटने में 4 महीने लगते तो हेन्स क्षेत्र की वार्षिक आय लगभग 10,50,000 स्वर्ण होती। हौंफना, घरघराहट, तुम इतने हैरान क्यों हो? एमी की सांसें रुक सी गईं जब उसने कुल मुनाफा देखा। भले ही आय 1 लाख सोने से भी कम हो जाए, लेकिन उनका व्यवसाय निस्संदेह एक बड़ी सफलता थी। सच कहूं तो इस राज्य के लगभग किसी भी क्षेत्र के लिए इतना पैसा कमाना असंभव था। हमने उन संगठनों के लिए एक चालान तैयार किया है जो तुरंत धनराशि हस्तांतरित नहीं कर सकते। केवल उन्हीं जगहों के लिए अनुमति दे जिन पर मैंने निशान लगाया है। क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वे इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे तो यह एक समस्या होगी। इनमें से ज़्यादातर लोग चंद्र घास की पत्तियों को पाने के लिए दोगुनी कीमत चुकाने को तैयार थे, जो एक दुर्लभ संसाधन था। चंद्र घास बेहद ज़रूरी थी और इसकी आपूर्ति भी बहुत कम थी। इसकी कीमत मौजूदा कीमत से कम हो सकती है, लेकिन ये पश्चिमी महाद्वीप से आने वाली पत्तियों से हमेशा ज़्यादा महंगी रहेगी। चून की गुणवत्ता में स्पष्ट अंतर था, इसलिए डेवी इसे सस्ते दामों पर नहीं बेच सकता था। वह स्पष्ट रूप से एक तैयार परोपकारी व्यक्ति था। एक प्रायोजक संगठन को भी पैसे की ज़रूरत होती है। क्या आप एक प्रायोजक संगठन बनाने का इरादा रखते हैं? यह एक वादा है। खैर, मैं इसके बारे में भूल गया था क्योंकि यह बहुत समय पहले किया गया था, लेकिन जब मेरे पास साधन है तो यह एक बुरा विचार नहीं है। ये शर्त थी संत डैफ्ने से पवित्र जादू और श्राप निवारक जादू सीखने की। चूंकि इस शर्त की कोई समय सीमा नहीं थी, इसलिए डेवी ने इसे अपने दिमाग में ही रख लिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।